जी बच्चों, कैसे हो आप सब? होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारी एक सीरीज चल रही है, रिवीजन कम फास्ट ट्रैक सीरीज, जिसमें हम अकाउंटेंसी के सारे सेकंड टर्म के जितने भी चैप्टर्स हैं वो रिवाइज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दो पोर्शन में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एंड सेकंड वन इज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स का कौन सा पोर्शन? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स वाले, ये दो पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा पोर्शन आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा, दैट इज फॉर एनपीओ। एंड फोर्थ पोर्शन जो हमारा रिमेनिंग रह चल रहा है, अभी बचा हुआ है, वो है एनालिसिस ऑफ कंपनी अकाउंटिंग। वो आपको मिल जाएगा अगले सेशंस में। अभी के लिए मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, एनपीओ के संग आपके संग स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में मैं आपको चाहूंगा कि बिना किसी कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज कराए हुए मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा दूं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों के संग। चलिए, एनपीओ। एनपीओ की सबसे पहले अगर मैं फुल फॉर्म बता दूं ना, क्योंकि कई बच्चे आ गए होंगे, भैया व्हाट इज एनपीओ, पहले ये तो बता दो। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा क्या है एनपीओ? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, सबसे पहले ना आप मेरी एक बात मान लो जिंदगी के अंदर। अगर मैं बोलूं ना मान लो, तो मान लिया करो, ठीक है? टेंशन मत लिया करो उस चीज की, क्योंकि कल ही मैंने एक चीज सीखी है कि अब मनवा लो इन लोगों से, बच्चों से मनवा लो, बच्चे बाद में मानते नहीं है। तो अब मान लो मैंने एंटिटी को बेटा दो तरीके से बांट दिया है। वन एक एंटिटी थी जिसका प्रॉफिट था, जिसका ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट। अरे बिजनेस में पढ़ते हो ना आप लोग कि पहला क्या है? पहले सर्वाइवल है, फिर ग्रोथ है, फिर प्रॉफिट है। पढ़ते हो ना आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। तो मान लीजिए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पहले बिजनेस का है प्रॉफिट। बेटा ये काम आप कर चुके हो, ये काम, ये सारे के सारे काम आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ये सारे के सारे काम आप ऑलरेडी सीख चुके होगे। और कहां सीख चुके हो मैं बता देता हूं। ये पार्टनरशिप में आपने जितने भी क्वेश्चन करे वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी थी, मतलब जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मेकिंग, या फिर कंपनी अकाउंटिंग में सीखोगे आप। ठीक है? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इस पूरे पोर्शन को आप भूल जाओ, ये आपको याद नहीं रखना है बच्चों। अब मैं जो दूसरा पोर्शन बात कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है। मींस ये क्या, ये प्रॉफिट नहीं कमाती? जी नहीं, ऐसा गलत है कहना। ये एंटिटीज भी प्रॉफिट कमाती है, बट इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट से ज्यादा सोशल अवेयरनेस होता है, किसी एक्टिविटी को प्रमोट करना होता है। बेटा मैं एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल देने वाला हूं, दिल्ली वालों को तो हिट मारेगा एकदम। भैया दिल्ली वालों को तो वैसी गर्मी हिट मारती है, तो ध्यान से सुनना। दिल्ली वालों के लिए खास एग्जांपल आ रहा है, बाकी शहर वाले दिल्ली वालों को सिर्फ सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, मेरी तरफ देखो, कोई इधर उधर नहीं, फोकस सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। ध्यान से सुनो। दिल्ली में ना हमारे एक सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक खोली हुई है मोहल्ला क्लिनिक। अब मैंने सुना है, हालांकि मैं कभी गया नहीं, अब ये मत बोलना झूठ बोल रहे हो, मैं सच में नहीं गया हूं मोहल्ला क्लिनिक में। मैंने पर ये सुना है कि अगर आप जाते हो तो वहां पर कोई फीस नहीं है, आपको शायद वहां पर जो दवाइयां हैं वो भी फ्री में मिल जाती है। अब बेटा एक बात समझो, मोहल्ला क्लिनिक को चलाने के लिए क्या पैसे नहीं लग रहे? ऑब्वियसली पैसे लग रहे हैं। तो उसे फंड कौन दे रहा होगा? गवर्नमेंट फंड दे रही होगी। डोनेशन कौन दे रहा होगा? गवर्नमेंट दे रही होगी उसको डोनेशन चलाने के लिए। क्या वो मोहल्ला क्लिनिक आपसे कुछ चार्ज करती है? द आंसर इज नो। वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करती, वो आपके लिए फ्री में काम करती है। वो किस एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं? हेल्थ अवेयरनेस को। वो हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आपकी हेल्थ अच्छी रहे, हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए। वो आपसे कोई चीज चार्ज नहीं करते। पक्की बात है, टनाटन है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इसीलिए आपने इसको टर्म क्या कर दिया कि भाई जो हमारे वहां मोहल्ला क्लिनिक है वो है एनपीओ। अब क्वेश्चन आया कि भैया सारे के सारे हॉस्पिटल एनपीओ हैं क्या? मैंने कहा आंसर इज नो, वेरी बिग नो। बेटा बिल्कुल नहीं। एम्स, एम्स में जाते हो, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? जीरो। सफदरजंग में रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? जीरो। बेटा ये सारे क्या है? एनपीओ हैं। हो सकता है एनजीओ भी हो। भैया व्हाट इज एनजीओ? कुत्तों वाला। मैंने कहा देखो, एनजीओ की एक इंडिया में मेंटालिटी है कि एनजीओ मतलब जो कुत्तों का होता है ना, फाउंडेशन, जो कुत्तों को उठाते हैं, ट्रीट करते हैं, अच्छे से नहला धुला देते हैं, तो वो एनजीओ नहीं। बेटा एनजीओ हर चीज का होता है। एनजीओ में आपको बता दूं, एनजीओ एनपीओ से बड़ा टर्म है। एनपीओ ये रहा, एनजीओ इसको ऐसे कवर रखेगा। एनजीओ के स्कोप के अंदर आता है एनपीओ। एनजीओ के स्कोप के अंदर आता है एनपीओ, ये बात याद रखना। अभी मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, बट अभी के लिए मेरी बात समझो कि है क्या। एक बिल्डिंग बनाओ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बनाओ मेरे साथ। ठीक है, बुक में कुछ नहीं है, जो क्लास में है वो क्लास में है, बुक में कुछ नहीं। मेरे नोट्स और क्या कहते हैं मेरी क्लासेस बहुत है, बुक्स में कुछ नहीं, क्योंकि बुक से ही सब कुछ हमने करा होता है। हमने भी बुक से ही पढ़ा था, तो वहीं से पढ़ा रहे, आपको टेंशन नहीं लेनी बुक की। सबसे पहले बेटा एम्स और सफदरजंग की बात कर रहे थे हम। एम्स और सफदरजंग के आपसे पैसे लेते हैं। कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना, ये कितने बड़े हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, आप देख लो मालिक। तो कितने बड़े हॉस्पिटल है, क्या ये पैसे लेते हैं? द आंसर इज नो। तो ये भी क्या है? एनपीओ है। अब वही वही मेरे घर से जाते समय एम्स से पहले पड़ता है अपोलो। कौन सा पड़ता है बेटा? मेरे घर से पहले पड़ जाता है अपोलो। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अपोलो की रजिस्ट्रेशन फीस ही शायद 1,000 रुपए हो। मैंने सुना था कभी, तो मैंने लिख दिया रैंडमली नंबर, बट है 1,000-1,200 रुपए फीस है। तो क्या ये एनपीओ है? द आंसर इज नो। बेटा बिल्कुल नहीं। अपोलो का पहले जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग।
प्रॉफिट मेकिंग होगा। क्योंकि आप मेरी बात एक बात को ध्यान से सुन लेना, बेटा एम्स में जो फैसिलिटी दी जाती है ऑन एन एवरेज बिल्कुल सेम है अपोलो की तरह। बस अपोलो में एक चीज पता है क्या अलग है, बस एक चीज अलग है, एक चीज मैं वही देखता हूँ, साफ सफाई दोनों जगह इक्वल है, स्टाफ भी बेटा वेल मैनर्ड क्या होते हैं, मतलब जितने भी हैं अच्छे हैं, डॉक्टर सुपर होते हैं, एक्सपर्टीज होती है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज की कमी है, अपोलो में हर जगह एसी लगा हुआ है, एम्स में हर जगह एसी नहीं लगा हुआ। तो क्या ये एसी का कॉन्सेप्ट एनपीओ बनाता है क्या, कि अगर आपके कंपनी में आपके फर्म में एसी नहीं लगा तो आप एनपीओ? नहीं, आप बात समझिए, अपोलो वाले हर स्टेप पे हर चीज पे आपसे पैसा मांगेंगे, एम्स वाले आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। अब मन में ये मत बोलना वो इंतजार करवाते हैं, ठीक है, वो अलग ऑब्जेक्टिव है। बेटा हमारी जो जनसंख्या है, डेमोक्रेसी इतनी बड़ी है ना, तो क्या कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। आप आओ मेरे कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट ये था मालिक कि एनपीओ क्या होता है, जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। आप पैसे लोगे, हो सकता है पैसे भी ले लो थोड़े बहुत, बट आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक, एम्स, सफदरजंग, ये जितने भी हॉस्पिटल हैं ये बेटा क्या है, एनपीओ हैं। अब मैं आता हूं एक और बड़े हॉस्पिटल में, गंगाराम दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लीलावती मुंबई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बेटा इनका क्या काम है, लीलावती के बारे में श्योर नहीं हूं, ये मत बोल देना गवर्नमेंट है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि प्राइवेट है। क्या फीस होगी, क्यों, और मैं इसीलिए एज्यूम कर रहा हूं, बता देता हूं, क्योंकि जब भी न्यूज आती है कोई भी एक्टर बीमार होता है तो लीलावती में ही जाता है। तो बता देना मेरे को अगर मैं गलत हूं, तो मेरे को लग रहा है कि वो प्रॉफिट मेकिंग ही होगा, पक्की बात है। सॉरी, प्रॉफिट मेकिंग है। अब इस प्रॉफिट मेकिंग में मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना है तो एनपीओ नहीं हो सकते। बट यहीं पर मोहल्ला क्लिनिक, एम्स, सफदरजंग, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमारे लोगों को ठीक करना, अगर कोई बीमारी से आ रहा है तो उसको हेल्थी करवाना, तो ये हेल्थ अवेयरनेस है। तो बेटा ये क्या टर्म होते हैं, एनपीओ। आ जाओ आप डेफिनेशन पे, देखो मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू प्रमोट कल्चरल, हेल्थ, रिलीजियस एंड पब्लिक सर्विसेज, not with purpose of not with purpose of not with purpose of earning profit। बेटा इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी कल्चर को प्रमोट करना, हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करना, सोशल अवेयरनेस को प्रमोट करना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रमोट करना। बट ये किसके लिए, प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी नहीं बच्चों, प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी नहीं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इन सारी चीजों को ठीक रखें। और जो अगर हम प्रॉफिट कमा भी रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट हो भी रहा है, तो वो प्रॉफिट का पैसा भी हम कहां लगा देंगे, इन्हीं एक्टिविटीज में लगा देंगे। अगर हमें प्रॉफिट हो भी रहा है तो उन प्रॉफिट का पैसा भी हम यहीं लगा देंगे। बेटा ये बात क्वेश्चन ने आपको एकदम क्लियरली नहीं बोली हुई है, पर आपको पता ही है, आपको सारे के सारे लॉ पढ़ने हैं। बेटा क्यों लॉ पढ़ने हैं, आपको सारे के सारे एक्ट पढ़ने हैं, आपको सारे के सारे कंप्लायंसेस पढ़ने हैं, क्योंकि आप मेरे सामने एक स्टूडेंट नहीं रहे, आप 11 तक एक स्टूडेंट थे, 12th में आते ही बेटा आप एक कंसल्टेंट है। अब ये मत देखना कि किसको बोल रहे हैं, इधर उधर मत देखने लगना, तुम्ही को बोल रहा हूँ नालायको, तुम ही हो कंसल्टेंट, और कौन बनेगा कंसल्टेंट, तुम ही आने वाले फ्यूचर कंसल्टेंट हो। हम ही लोग तो हैं फ्यूचर कंसल्टेंट, और कौन बनेगा, तुम ही तो कल को कंपनी को सजेशन दोगे ना कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ये होने चाहिए। तो वही है, आप अगर मान लो किसी एनपीओ ने आपको हायर करा एज एन अकाउंटेंट, भैया हम एनपीओ में नहीं करेंगे, वहां सैलरी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, बेटा वो सैलरी और सब पे करते हैं, बस वो प्रॉफिट अर्न नहीं करते, प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट उस प्रॉफिट को जो उसके ओनर है, एनपीओ के जो चला रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर है, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि उस प्रॉफिट को भी वो कहां लगा देते हैं, दोबारा से दोबारा उसी चीज में, कि भाई उसी एक्टिविटीज में दोबारा से लगा देते हैं। ओके, अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, तो आपको एक्ट पढ़ना है, तो सबसे पहले जो इस एक्ट की मैं बात कर रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं बड़े प्यार से, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इस बारे में बात करता है कि व्हाट इज एनपीओ। तो बेटा आपको इसकी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, समझा रहा हूं। उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है, द क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन विच विच प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो टू प्रमोट। तो सबसे पहले साइंस, कॉमर्स, ये सब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूं मैं नालायको, आर्ट्स, ये उन्होंने बोला हुआ है डेफिनेशन में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, environment protection, education, religion, और भी लिख लो, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनको प्रमोट करना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और नॉट, मैं लिख के रखूंगा, नॉट अर्निंग
प्रॉफिट। बेटा उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है, नहीं है। इस बात को मान लीजिए, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इन सारी एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, और जो प्रॉफिट अगर आता भी है तो उसको भी इसी बिजनेस में लगा देना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माना जाता है। इट्स कॉल्ड एनपीओ। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट बात करती है आगे जाकर आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमकॉम में, सीए, सीएस, सीडब्ल्यू में जो भी आप कोर्स करोगे, एमबीए करोगे, उसमें भी आपको कंपनीज एक्ट हो सकता है पढ़ना पड़े। अगर आप मैनेजमेंट से करोगे तो सिंपल है, वहां पर आपको बढ़ाया जाएगा कि भैया व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी। तो एकदम बुकला मत जाना कि व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी। नालायक को पूरी की पूरी अकाउंटिंग सीख के बैठे होगे और सेक्शन 8 कंपनीज कोई नहीं बताने वाला आपको। तो सिंपल है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सेक्शन 8 कंपनीज क्या है? एनपीओ है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट साइंस, कॉमर्स, आर्ट, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सोशल वेलफेयर हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, एडुकेशन हो गया, रिलीजन ट्रस्ट, रिलीजन एक्टिविटीज हो गई, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, इनको प्रमोट करना है और इनसे होने वाला प्रॉफिट भी दोबारा से इसी एक्टिविटीज में लगा देना हमारा एनपीओ है। अब मैं आपको कुछ एनपीओ के एग्जांपल दे सकता हूं। बेटा वो एनपीओ भी हो सकते हैं, एनजीओ भी हो सकते हैं। उड़ान, खुशी, रिलायंस फाउंडेशन, ये सारे के सारे आपके एनपीओ भी हो सकते हैं, एनजीओ भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ मैंने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बता दिया कि भाई ये क्या क्या होते हैं। अब आप उनका ऑब्जेक्टिव देख के दिखा सकते हो कि वो क्या है। ठीक है, आपको बता दी कंप्लायंसेस, बता दी कि अगर वो सेक्शन 8 कंपनीज हैं, अगर वो सेक्शन 8 कंपनीज हैं तो वो क्या बनेंगे बेटा? वो सारे के सारे क्या होंगे? आपकी एनपीओ होंगे। ठीक है, अब मैं आपको आ जाता हूं कि भाई आपको अकाउंट्स क्या करना है। बेटा आप अकाउंटेंट हो, आप हो क्या? आप एक अकाउंटेंट हो और आपको क्या करना है? एनपीओ की ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि ठीक है बेटा आपको क्या करनी है? अकाउंट्स की ट्रीटमेंट करनी है कल को आके। अब ट्रीटमेंट के लिए अकाउंटिंग प्रोफेशनल तो तुम हो ही हो। अब खुश मत हो, यहां पर समझ लो पहले। तुम अकाउंटिंग प्रोफेशनल तो हो ही हो, तो आपको अगर कोई एनपीओ बुलाता है तो आपको 3 अकाउंट्स बनाने आने चाहिए। भैया सिर्फ 3 अकाउंट, नथिंग एल्स। मैंने कहा और कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 अकाउंट। और पहला अकाउंट बेटा जिसमें बहुत ईजी है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं बताऊंगा, मैं बात करूंगा एक एक करके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। भैया आपका ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या मतलब है? मैंने कहा सब आएगा, तब आएगा, आप बस मेरे संग बने रहना। अब आपको मैं बता देता हूं कि जिस कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, वो क्या क्या बनाती है। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बात करें तो एसपीएल बनाती है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट बनता नहीं है, एसपीएल के थ्रू बाद वो क्या बनाती है? अपनी बैलेंस शीट बनाती है। यही करती है आपकी, अगर आपकी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है तो एज पर शेड्यूल 3 चलना होता है उसको। बट यहां पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाऊं? तो मैं बना लेता हूं सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही डेफिनेशन मैंने नीचे भी लिख के रखी हुई है, टेंशन मत लेना किसी बात की, हर चीज आएगी। बाकी हाँ जी, बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं एनजीओ हूं, एनपीओ हूं, मेरी भी कुछ ना कुछ एसेट्स और मेरी भी कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज जरूर रही होगी और होगी। अब मैं आता हूं सबसे पहले अकाउंट में, व्हाट इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मुझे खत्म करना है, कम ऑन जल्दी आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर आपको कैश अकाउंट बनाना आता है तो आप बस मेरे से बात ही मत करो, वीडियो स्किप कर दो। अरे चले मत जाना, सच में नालायक को थोड़ा अलग होता है, सुन लो मेरी बात। कैश अकाउंट की तरह ही बनता है पूरा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब मेरे को ध्यान से सुनना, आपको मैं बताता हूँ, मैं एक कंपनी में था, काम भी करते थे क्या पहले भैया? मैंने कहा हाँ, गरीब था तब, अभी भी गरीब हूँ। बात सुनो, मजाक छोड़ो, अभी बात सुनो, सिर्फ बात सुनो, मेरे पे फोकस करो। सिंपल है, जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था, ये सच्ची स्टोरी है, ध्यान से सुनना। अब सिंपल है, हमारे पास डेली बैंक स्टेटमेंट आती थी। भैया इतने वेले थे, डेली बैंक जाते थे। नालायक को कैसी बात कर रहे हो यार? इंटरनेट बैंकिंग सुना या नहीं सुना तुम लोगों ने? भाई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में थे यार हम लोग। मैं अब नाम लूंगा, तुम लोग कहोगे कि नहीं हूंगा। था, मैं था, यकीन मानिए मैं सच में था। आई विल शो यू माय सर्टिफिकेट, टेंशन ना लो, मैं शो कर दूंगा। अभी छोड़ो, मेरी बात सुन लो। मैं एक कंपनी में था, उसमें क्या था, हमारे पास वही इंटरनेट बैंकिंग थी। हम हर दिन उसके स्टेटमेंट निकालते थे। हर दिन हम अपनी कंपनी के, हम अपने क्लाइंट के स्टेटमेंट निकालते थे। क्लाइंट हमें पैसा देता था भाई एंट्री करने का, स्टेटमेंट निकालने का नहीं, एंट्री करने का, उसकी अकाउंटिंग करने का हमें पैसा देता था। बेटा मैं इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आज नहीं तो आज से 2-3 साल बाद तुम मेरे को याद करोगे और बोलोगे भाई उस बंदे ने बताया था हमें कि ऐसा होता है। अब ध्यान से सुनना, अब होता क्या है, आपको कैश अकाउंट मेंटेन करना है ना उसका, क्योंकि देखो अगर उसकी बैलेंस शीट में पैसा शो कर रहा था, उसकी बैलेंस शीट में पैसा कितना था, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1000 रुपए कैश अकाउंट में, बैलेंस शीट में पैसा था 1000 रुपए। बट उसके बैंक ने शो कर दिया कि भाई पैसा है कितना, 990 रुपए। ये 10 रुपए का जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, 10 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, ये मुझे नोट करना है। अब मैंने बैंक से पूछा ये 10 रुपए क्यों कट गए, तो उन्होंने कहा इंटरेस्ट काट लिया, हमने चार्ज काट लिया। हमने चार्ज काट लिया, भाई आप बहुत ट्रांजेक्शन करते हो, हमने चार्ज काट लिया। तो हमने कहा इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, उन्होंने कहा बेवकूफो क्या एंट्री होनी चाहिए, एंट्री सिंपल है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होगी सिर्फ 10 रुपए से, 10 रुपए से। अब आप बात समझो कि यहाँ मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली लेके चल रहा हूँ बेटा, बिल्कुल मेरे साथ बने रहना।
प्रैक्टिकल ही करोगे तभी करना है काम। कल को मेरे को किसी ने नहीं पूछा था व्हाट इज एनपीओ, कोई क्लाइंट आके आपसे नहीं पूछता भैया व्हाट इज एनपीओ, कोई नहीं पूछता, कभी भी याद रखना। डेफिनेशन से ज्यादा जितनी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी ना आपकी 11th-12th में आगे, उतना ही आपका विजन क्लियर होगा। कई बार आपने देखा होगा वो बंदे बहुत काम करते हैं इंडस्ट्री में, वो बहुत आगे जाते हैं जिनका प्रैक्टिकल विजन क्लियर होता है, और जो बिल्कुल वो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको एक डेफिनेशन रटी होती है, वो कुछ नहीं कर पाते। तो सिंपल है, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच क्लियर होना चाहिए मालिक अकाउंट्स में। आप अकाउंटिंग स्टूडेंट हो, कॉमर्स में इससे बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। आप मैं बता दूं उसके नाम चेंज होते रहेंगे। अभी अकाउंट पे हो, कल को जाके एडवांस हो जाती है, कभी फंडामेंटल हो जाती है, कभी जाके एफआर बन जाएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन जाएगी। नाम चेंज होता रहेगा, मकसद सेम रहेगा कि आपकी जो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव है उसको बढ़ाते रहना। अगेन मैं टॉपिक पे आता हूं अपने। सिंपल है, 10 रुपए की मैंने एंट्री क्या करी, रिकॉर्ड कर दी, क्लाइंट को मैंने भेजी, क्लाइंट ने अप्रूव कर दी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत आपको भी नहीं लगी होगी, हाँ भाई सही है, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लिए। मैं बताना क्या चाहता हूँ, सेम मैं मान लो किसी एनपीओ में था, उड़ान कंपनी, स्माइल फाउंडेशन या फिर उड़ान का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं वहां एक एम्प्लॉय था, मैंने ये एंट्री करी सेम। वहां भी सेम करूंगा, एंट्री तो सेम करूंगा, जनरल एंट्री क्या उसके लिए अलग थोड़ी होगी, सेम एंट्री होगी। मेरे पास ध्यान से सुनना, कैश अकाउंट मेरे को पूरे साल, हर दिन, हर रात को बनाना पड़ता है। कैश अकाउंट में पूरे दिन, पूरे साल बनाता हूँ, थ्रू आउट द ईयर मैं बनाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम मेरा कैश अपडेट रहना चाहिए। यहाँ पर दोनों में डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ 1000 है तो यहाँ भी 1000 हो, अगर यहाँ 990 है तो यहाँ से 990 हो, दोनों में लैग नहीं होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ व्हाट इज रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैं एनपीओ में काम कर रहा था, मैंने कैश अकाउंट तो पूरे साल बनाया नहीं, बनाया ही बनाया, बट जब मैं अपने ईयर एंड क्लोजिंग करूंगा, मैं क्या करूंगा अपनी बेटा, ईयर एंड क्लोजिंग करूंगा, तो मैं बनाऊंगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, और कैश अकाउंट बनाऊंगा फॉर द कंप्लीट ईयर। अब मैं पूरे साल का एक दिन बैठ के बनाऊंगा, भैया कितना हेक्टिक काम होगा आप सोचो। मैं सिंपल कह रहा हूँ आपको, अभी तो सिर्फ छोटा मोटा काम करना है, कल को जब आप किसी कंपनी में करोगे तो हाथ से थोड़ी करना है आपको, तो कंप्यूटर चला के पैसे कमाने, कंप्यूटर से एंट्री करनी है, जितनी भी जनरल एंट्री अकाउंट है वो सब कंप्यूटर से बनते हैं। तो बेटा आपकी जितनी भी सॉफ्टवेयर होंगे वो इंक्रिप्टेड होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, अपने आप बैलेंस उठा के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। बट आपको पता तो होना चाहिए व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वहां बन जाएगा तो तुमको कंपनी हायर क्यों करेगी बेटा, कंपनी सिर्फ एक बंदा हायर करेगी जो सिर्फ जनरल एंट्री कर सके, बाकी सारी चीजें तो खुद बन जाती है। नहीं बेटा, वहां पर चीजें होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंसान ने बनाया है, इंसान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने थोड़ी बनाया है। सिंपल आप बात समझो ना, तो आईटी को हमने बनाया है, हमने हमें आईटी ने नहीं बनाया है। ऑब्वियसली कंप्यूटर इंटेलिजेंस कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा ही रहता है। ये बात बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे कि इंडिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े जो साइंटिस्ट कह सकते हो, एलोन मस्क ने बोली है ना, कि भाई जो कंप्यूटर इंटेलिजेंस है वो कभी भी बीट नहीं कर पाएगा ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब वो ह्यूमन इंटेलिजेंस कभी भी उसको बीट नहीं कर पाएगा कंप्यूटर वाले को। तो सिंपल है, कंप्यूटर इंटेलिजेंस सच में फास्ट होता है, ज्यादा रिकवरी होती है, बट उसको समझने के लिए भी तो कोई इंसान ही चाहिए, उसको बनाने के लिए भी तो कोई इंसान चाहिए। अगर लॉजिकली देखो तो हम ऊपर हैं, पर टेक्निकली देखें कि कौन जल्दी कर रहा है तो वो ऊपर, वो करते हैं। कंप्यूटर इंटेलिजेंस ज्यादा काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा काम करता है। वो मुद्दा नहीं है मेरा, मेरा मुद्दा यहाँ पर यह है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आना चाहिए। ठीक है, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आना चाहिए। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जिस इंडस्ट्री में मैं था, जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था, मैंने आज तक कोई अकाउंट नहीं बनाया वहां पर। सिर्फ और सिर्फ हमने जनरल एंट्रीज करनी होती थी, सारे अकाउंट्स वहां पर खुद बन के आते थे। आई डोंट नो आपके टीचरों ने आपको बताया नहीं बताया 11th में, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री करनी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, जैसे टैली, सबसे बेसिक है इसलिए टैली का नाम लिया। फिर आते हैं आपके ओरेकल, फिनेकल, ये सारे के सारे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये ओरेकल, फिनेकल, ये टैली, ये सब सब एडवांस लेवल के आपके टैली सॉफ्टवेयर है। एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है सैप। ठीक है, तो ये सारे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। जैसे जैसे आप कहते हैं ना ब्रांड, वैसे वैसे है, जैसे टैली सबसे छोटा है, फिर ओरेकल, फिर फिनाकल, वो छोड़ो, फिर सैप है। तो वो सारी चीज आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपको सिर्फ एंट्री करनी होती है। कई कई कोई कंपनी अपना इनबिल्ड करा लेती है, अलग से बनवा ही लेती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कि हमारे हिसाब से बनाओ, टैली ईआरपी वीआरपी सब छोड़ो, हमारे हिसाब से बनाओ। तो वो एक अलग व्यू है। मैं करता जनरल एंट्री था, बट अब मान लो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स वहां पर बन रहे हैं, तो मैं उसको चेक नहीं करूंगा क्या, ऐसे ही छोड़ दूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि हाँ भाई तूने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो बेटा वहां पर हमारी 50-60 जनों की जो टीम है, वहां एक ही बंदा काम करेगा ना, सारे बंदे काम क्यों करेंगे। तो यहाँ पर मेन पर्पस मेरा ये बताने का है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को आपको बनाना आना चाहिए। मैं सीधा साथ साथ आपको प्रैक्टिकली करेक्ट करा रहा हूँ, बस नथिंग एल्स। ठीक है, क्योंकि अभी तक होता क्या है ना, 11th-12th में एक बहुत बड़ा गैप है, हम टीचर्स में और आप में एक बहुत बड़ा गैप है। और ये गैप मैं अपनी स्टडी से सीख रहा हूँ। अपनी स्टडी यानी कि जब से मैं 11th-12th में था, मुझे कोई प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं थी। फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू करा, अगले 4-5 सालों से जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इस चीज में मैं खुद भी नहीं करता था। देखो, नो वन इज परफेक्ट। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, 1 to 1 में बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। शुरू के 1 साल में मैं भी सीख ही रहा था, मैं पढ़ा ला सकता था तो मैंने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया बच्चों को।
बट प्रैक्टिकली मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास खुद प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। फिर 3 से 4 साल जब मैंने इंडस्ट्री में डिवोट करे पढ़ाने के साथ-साथ ही जब मैं इंडस्ट्रीज़ में था, मैंने काम किया, मैंने देखा वहाँ का एनवायरनमेंट, तो नाउ आई कैन शेयर मल्टीपल थिंग्स विद यू ना कि वहाँ पर प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही मैं वहाँ पर गया, तो मेरे दिमाग में तो ये था कि मैं लाइन खींचूँगा ऐसे यूँ और एक ऐसे बीच में लाइन खींचूँगा। क्या बना रहे हो बीच में लाइन खींच के? लेजर अकाउंट बना रहा हूँ ना मैं। मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था। मुझे क्या पता था कि जर्नल एंट्री करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। वहाँ फिर मेरे सीनियर्स ने सिखाया मुझे कि भई ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें होती हैं। तो देयर इज़ अ लैग। तो एक टीचर को मुझे लगता है ये यहीं से कनेक्ट करके चलना चाहिए क्योंकि कल को ये जितने भी आपके टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल है, इसको हमें खाना नहीं है, इसको इस पे हमें सर पे नहीं रखना है। इसी का काम करना है आगे। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच को लिंक करना है कि भाई हमें वो काम करना है। ये एंट्री सीखकर कल को आप एनपीओ में काम करोगे करोगे ना कहीं न कहीं। तो ये चीज़ है। नाउ कम बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज़ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? बेटा ये कैश अकाउंट होता है, पूरे साल का सिर्फ 1 दिन में बनाया जाता है। ऑटोमैटिकली बनता है, बस हमें बनाना आना चाहिए। सबसे पहले अब मैं किसी की बात नहीं करूँगा, मैं आऊँगा आपके संग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बेटा ये कहाँ से लाया हूँ मैं, तो आपको मैं बता दूँ, ये मैं कहीं से नहीं लाया हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है आपकी टीएस ग्रेवाल का। ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड, अभी बोला था मैंने कैश अकाउंट पूरे साल बनता है, ये ईयर एंड में बनता है। अब आपको मैं ध्यान से दिखा देता हूं कुछ बातें, आई होप आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है, ये चीज अच्छे से देखिए। ओपनिंग बैलेंस किस किस का बेटा, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक का, तो ये कैश अकाउंट से आया होगा और ये बैंक अकाउंट से आया होगा। तो कैश बुक का है, कैश बुक का टोटल आ रहा है ना, ओपनिंग आ रहा है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब यहां पर फोकस मारो, यहां पर मारो। तो ये क्या है, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस। तो मींस ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो इसको यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जगह अगर मैं कैश अकाउंट फॉर द कंप्लीट ईयर लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है क्या? फॉर द कंप्लीट ईयर, फॉर कंप्लीट ईयर कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट में मेरी कोई चेंजेस नहीं होगी। अब मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि बेटा यहां मैंने पूरे साल क्या करा होगा। मैं आपको सिंपल बता दूं, मैं एक एक चीज पढ़ने नहीं वाला। यहां पर मेरी सारी की सारी होगी रिसीप्ट, ये मेरी होगी रिसिप्ट, और यहां पर मेरी सारी की सारी जितनी भी चीजें यहां पर है मेरी, ये सारी की सारी होगी मेरी पेमेंट। बेटा मैं पढ़ा नहीं सकता आपको एक एक चीजें, मैं आपको रट्टू नहीं बनवाऊंगा। मैं आपको रट्टू नहीं बनाऊंगा कि ये ऑडिट फीस है तो यहां पर आ जाएगी, ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर आ जाएंगे, एक्सपेंसेस शो यहां पर आ जाएंगे। मैं नहीं, मैं रट्टू नहीं बना सकता आपको। मैं आपको सिंपल एक बात बताने के लिए रेडी हूं कि समझिए, एक बात सिंपल समझना भाई। रियल अकाउंट हिट करवाता है, क्या करवाता है? रियल अकाउंट हिट करवाता है बेटा आपका। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट में आता है ना। आपको सिंपल एक बहुत प्यारी बात बताता हूं, जब जब एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, जब जब एसेट्स घटती है तो क्रेडिट होती है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो सिंपल मेरी बात समझो ना। अभी मैंने एक एंट्री करी थी बैंक चार्जेस, तो उसमें मैंने क्या करा था, टू बैंक करा था आपके सामने। तो यहां पर मैं बैंक को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। अब मान लीजिए मुझसे कहीं से पैसा मिल रहा है तो मैं एंट्री क्या करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, जहां से भी पैसा मिला है तो बैंक को मैं क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। बेटा आपको कहीं से पैसा मिलता है, मान लीजिए मुझे मेरी ट्यूशन फीस मिल रही है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस कर रहा हूं। आप पे कर रहे हो, क्या एंट्री करोगे, ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेटा आप अपना बैंक क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, मैं अपना बैंक क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। तो सिंपल है, जब बढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा डेबिट करूंगा, और जब मैं घटाऊंगा तो पूरा का पूरा क्रेडिट करूंगा। अब मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है जनरल ग्रांट्स, ये मुझे मिली है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये देखना है कि भाई वो चीज मिल रही है या फिर मैं पे कर रहा हूं। सिंपल है। अब मैं आपको ना एक चीज दिखा देता हूं, शायद दोनों जगह हो। यस, वेरी ब्यूटीफुली देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका। ये एक चीज देखना, रेंट रिसीव्ड और रेंट। अब यहाँ पर रिसीव्ड लिख के इन्होंने आसान कर दिया, मैं रेंट लिखता दोनों तरफ, तो आप क्या कहते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं ना। बेटा आप 12th में हो, आपको एक प्रैक्टिकल, आपका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। तो रेंट अगर पेड है तो भाई मेरे एक्सपेंस है, रेंट रिसीव्ड है तो इनकम है, कमीशन अगर मेरा पेड है तो एक्सपेंस है, कमीशन मेरा अगर रिसीव्ड है तो इनकम है। सिंपल है। तो जो चीज रिसीव हो रही है वो डेबिट साइड, जो चीज पेमेंट में आ रही है वो जो चीज पेमेंट में आ रही है वो क्रेडिट साइड। ये आपका कैश अकाउंट का रूल होता था, जो कि मैंने पूरा का पूरा बताया। इसमें मुझे कुछ भी डिस्कस नहीं करना, मतलब कुछ भी डिस्कस नहीं करना, मैं इस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। अभी पता है मैं क्या करूंगा आपके संग, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आऊंगा, अप्रोच मेरी चलेगी, आपको सिर्फ पढ़ना है, अप्रोच मेरी चलेगी, मुझे पता है मुझे कैसे पढ़ाना है। आप टेंशन मत लो कि मैं ये क्यों नहीं करा रहा पहले, वो क्यों नहीं करा रहा, मैं सब कुछ कवर करा के दूंगा, क्योंकि मैं बच्चों से बात करता हूँ हमेशा एंड पे। चैप्टर एंड में बात करना ना कि क्या समझ आया क्या नहीं आया। ठीक है, ओके। अब मैं आ रहा हूँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ध्यान से सुनना। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेनली पर्पस क्या होता है, क्या निकालना होता है, जीपी या जीएल होता है ना। प्रॉफिट सॉरी, जो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो तो एनपी और एनएल। तो एनएल मतलब नेट लॉस, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, ये निकालने का काम होता है। बट हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ही नहीं प्रॉफिट कमाना, बिल्कुल भी नहीं है प्रॉफिट कमाना। किसने कह दिया आपसे प्रॉफिट कमाना है?
बिल्कुल नहीं है, हमारा तो ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। तो मैंने क्या लिख के रखा, एज एनपीओ आर नॉट सेटअप, नॉट सेटअप भाई, नहीं 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 नहीं, ये इसलिए सेटअप नहीं होते विद अ पर्पस टू अर्न प्रॉफिट, नहीं नहीं, इसलिए तो होते ही नहीं हम। दे डू नॉट प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नहीं बनाते, खत्म कहानी। इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। अब सरप्लस और डेफिसिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनो। देखो, अब कुछ बच्चे को ये कहना होता है, उन्होंने रट्टा लगा रखा होता है। अब कुछ बच्चों में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरे ध्यान से सुनना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उनका कहना होता है यहाँ की जितनी भी हमारी रिसिप्ट है और यहाँ की जितनी भी हमारी पेमेंट है, बेटा बड़े स्मार्ट होते हैं आजकल के बच्चे, कहते हैं इसको डालो इधर, इसको डालो इधर और बन गया जी। मैंने कहा गलत है, गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, काट देना इसको, इसको लिख के भी काट देना। और मैं तो कहता हूँ मैं इसको यहाँ रखूं ही क्यों, मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे इतने बेवकूफ थोड़ी, मेरे बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मेरे बच्चे ध्यान से बात बस इतना सुनेंगे, बस ध्यान से हल्का सा फोकस करके सुन लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक वर्ड लिख दे रहा हूँ बगल में, बुरा मत मानना प्लीज। क्या कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है लाइफ में? तो आंसर हो सकते हैं दो, या तो यस या नो, यही दो आंसर हो सकते हैं। मैंने कहा मेरे को नो वाले बच्चे चाहिए, यस तो मैं उनको हटवा रहा था। तो जिन्होंने यस कहा वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि उनको आता है, उनको बिल्कुल नहीं आता, वो ये सोच लें, क्योंकि जो चीज आपको नहीं आती ना वो बताने में ज्यादा आसान होती है, जो चीज आती है उसमें आप कंफ्लिक्ट करते हो। सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, और मैं आपको डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मतलब एक कॉन्सेप्ट लिख के दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले लिख लो फिर मैं बात करता हूँ आपसे। जी मालिक, क्या लिख दिया मैंने? भैया आप हमें बेवकूफ मत बनाओ, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। मैंने कहा क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल? तो आपने कहा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैंने कहा यही है क्या? आपने कहा बिल्कुल 100% यही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारा सीधा का सीधा टॉपिक है। अब मैंने यही तो लिखा, आपको डेबिट करना है सारे इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपको क्रेडिट क्या करना है? सारे इनकम्स एंड गेन्स। बेटा आपको सिंपल समझना है, ये बातें तो सही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा जो शायद नॉमिनल अकाउंट कभी बात नहीं करता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, वो प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। फॉर द ईयर ओनली। अब एक बात बात और लिख देता हूं, इग्नोर प्रीवियस ईयर एंड फ्यूचर ईयर। अब एफ आई को फाइनेंशियल ईयर मत मान लेना, यहां पर मेरा फ्यूचर ईयर है, नेक्स्ट ईयर, और मैं एन वाई लेके चलूंगा क्योंकि मेरे को सब्सक्रिप्शन में एन वाई की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट ईयर और फ्यूचर ईयर को छोड़ो, सिर्फ किसकी बात करो? फॉर द ईयर, जिस साल का बना रहे हो उस साल का खत्म। अगर वो साल आप कंसिडर कर रहे हो, वो अपना फाइनेंशियल जो पीरियड है वो क्लोज कर रहे हो 1 साल का है, तो अब मान लो यहाँ पर शुरू हो रहा है 1/1 को, तो खत्म कर दो 31/12 को, और इसी के एक्सपेंसेस और इसी के इनकम इसमें रिकॉर्ड करना। अगर शुरू हो रहा है आपका कब? शुरू हो रहा है बेटा आपका 1 अप्रैल को, खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो इसी पीरियड के एक्सपेंसेस और लॉसेस सिर्फ इसमें आएंगे। ये मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कभी भी आपसे पूछता नहीं है कि किस साल का है, कभी भी नहीं पूछता, क्योंकि आप मेरी बात समझो, आपके अकाउंट में कितने भी पैसे आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी नहीं पूछोगे कि किस साल का किस साल का नहीं है। बट अगर पेमेंट करनी हो तो जरूर पूछते हो ना। तो सिंपल है, मैं आपसे यहाँ पर दोनों बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर, वो वाला टॉपिक मजाक में था, अब यहाँ ध्यान से सुनना। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी बैलेंस आ सकते हैं, कितनी भी पेमेंट कर दो, कितना भी रिसीव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर का कर लो, नेक्स्ट ईयर का कर लो, अगले 5 साल का कर लो, पिछले 5 साल का कर लो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरी दिक्कत इसमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय सिर्फ ये है कि ये सिर्फ फॉर द ईयर एंडेड और उसी साल का बनेगा, ये सिर्फ उसी साल का बनेगा जिस साल के लिए आप बना रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मीन्स अगर प्रीवियस ईयर की पेमेंट है तो वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर की पेमेंट है तो भी वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी। भैया कोई पेमेंट हमने इस साल करनी चाहिए थी पर हमने नहीं करी, हम करेंगे, क्योंकि बेटा आप ये एक चीज याद रखना, ये जितने भी अकाउंट होते हैं कैश बेसिस नहीं, कौन से बेसिस बनते हैं? लिख के रखना, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं हम लोग। कौन सी अकाउंटिंग करते हैं? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे लिख के रखो। बाकी बातें मैं बाद में करूंगा आपसे। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर आपने कोई चीज पे नहीं करी एंड यू हैव टू पे, मतलब वो इस ईयर का एक्सपेंस था आपका, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कैश में पेमेंट करना या रियलाइज करना जरूरी नहीं है। एक्वर्ड हो गया, इनकर्ड हो गया, आपको करना है। इनकर्ड होना मीन्स तो कैश पेमेंट होती है, एक्रूड हो रहा है, एक्रूअल हो रहा है, आपको करनी है उसकी एंट्री। सिंपल बात। आप सिंपल एक मेरी आपको बात समझाता हूँ। आप एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, फोकस करके रखना।
आप रेंट पे करते हो, एंट्री क्या करते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आप एंट्री करते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री करते हो। पहली एंट्री आपकी सबसे पहले यही होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगर आप रेंट पे नहीं करते तो आप क्या कहते हो, क्या एंट्री करते हैं? हम कहते हैं कुछ नहीं एंट्री करते। मैंने कैसी बात कर रहे हो, आप एंट्री करते हो ना रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। अगर आप रेंट पे कर रहे होते हो तो आप एंट्री करते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगर आप रेंट पे नहीं करते हो तो मालिक आप उसे दिखाते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। आप उसे दिखाते हो कि अब ये मेरा कर्जा बन रहा है। what you are doing, actually you are converting your expense to liability, actually you are converting your expense into liability। पहले वो expense था आपका रेंट, अब आप उसे अपनी liability बना रहे हो, क्योंकि अगर expense टाइम पे पीरियड पे आउट नहीं हुआ तो आपकी liability ही बनेगा। तो आप क्या एंट्री दिखा रहे हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। बेटा एंट्री एकदम करेक्ट है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये एंट्री कर क्यों रहे हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, जल्दी बताओ मुझे। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि जो चीज जब पे होनी चाहिए थी उसको वहीं रिकॉर्ड करो। एक्चुअल पेमेंट मैटर नहीं करता। एक्चुअल पेमेंट आज की टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न अप्रोच में एग्जिस्ट नहीं करता। भाई पे होना चाहिए था, आपने किया नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रिकॉर्ड करो, हम आपके साथ हैं, आप उसे रिकॉर्ड करो, आप उसे लाइबिलिटी का पार्ट बनाओ। तो सिंपल है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो जो यहाँ पर होगा वो होगा। जैसे अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा आपके संग। इंश्योरेंस प्रीमियम आप देख रहे हैं यहाँ पर, इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर दे रखा है मैंने। फिर यहाँ पर मैंने कहा है लेस प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब अगले साल के लिए जो पेमेंट है वो मैं इस साल क्यों बियर करूं भाई, वो इस साल हटाओ। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, रेंट वेंट है क्या। हम्म। चलो सैलरीज का है, सैलरीज। अब देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, वो आप पे कर रहे हो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, और लेस कर रहे हो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। बेटा सिंपल बात है, अब मेरी बात ध्यान से समझो। आपने सैलरी पे करी 4,000 रुपए, आपने सैलरी कितनी पे करी, 4,000 रुपए, और अभी भी क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2,000 रुपए इस साल के बाकी रह गए, तो आपने ऐड कर दिया। और पिछले साल के कह रहा था क्वेश्चन बाकी है 1,000 रुपए, तो बेटा पिछले साल वाले माइनस करूंगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हिट हो चुका होगा, तो मैं यहां पर नहीं करा सकता। मैं तो सिर्फ इसी साल की बात करूंगा, और ये कहां शो हो रखा होगा ऑलरेडी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऑलरेडी शो करके दे रखा होगा हमारे प्रीवियस ईयर के अकाउंटेंट ने। ठीक है, दिस इज जो मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं अभी क्रक्स करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करा रहा हूँ। अभी तो कॉन्सेप्ट शुरू होंगे, धीरे 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 2-3 कॉन्सेप्ट आएंगे, तब हम अपनी इसके फुल फ्लेज क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं भी 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं दोबारा से। एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि मैंने ये छोटा सा ब्रेक लेने से पहले क्या क्या कराया था आपको। सबसे पहले एनर्जी एकदम अप रखना। सबसे पहले हमने जो करा था, क्या करा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करा था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट का डुप्लीकेट कॉपी है। कैश अकाउंट आप पूरे साल बनाते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप साल में एक दिन बनाते हो, ईयर एंड पे बनाते हो। इसके बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, हम एसपीएल नहीं बनाते, क्योंकि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना है। जैसे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, मैंने बोल दिया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, रिसर्च, एजुकेशन एक्टिविटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिविटी, इन सबको प्रमोट करना है। तो मैं इसके लिए बनाता हूं बेटा, क्या बनाता हूं, मैं बनाता हूं रिसीप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ध्यान से, इसमें मेरी जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो मैं बनाता हूं उसको मैं रिकॉर्ड कैसे करूं। तो मैंने कहा देखो सबसे सिंपल बात है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लगेगा। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि भाई जिस पीरियड का एक्सपेंस, पीरियड का एक्सपेंसेस पीरियड के अकाउंटिंग बुक होगा। कैश रेलेवेंस मैटर नहीं करता है, कैश पे हुआ है, रिसीव हुआ है, मैटर नहीं करता है। वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में था, वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि अगर पे नहीं भी हुआ है तो भी पे करो। सबसे शानदार एग्जांपल लिया हमने, रेंट पे करने की एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगर रेंट पे नहीं हुआ तो हम कहते हैं अगले महीने एंट्री कर लेंगे। बट हमारा कंपनी अकाउंटिंग हमारे इस चीज के लिए मना करता है, कंप्लायंसेस मना करता है, वो कहता है नहीं, पिछले महीने का रेंट है तो वही पे करना चाहिए था। रेदर आपको एंट्री पास कर देनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ताकि हर प्रॉफिट एनालाइज हो जाए फ्रॉम मंथ टू मंथ। ठीक है, महीने टू महीने इसको आप क्या करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, ओके। अगेन अब मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, तीसरा कॉन्सेप्ट जो कि था बैलेंस शीट। भैया ये तीनों चीज खत्म हो गई, इतनी जल्दी करा दी आपने। द आंसर इज नो बेटा, सिर्फ और सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ। आपको जज नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देखते जानी है, सेशन देखते जाना है। सेशन चल रहा है ना, चलने दो, मजे लो इसके। जो जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझो। आप ये मत सोचो कि आगे आ रहा है या नहीं आ रहा, आगे आएगा ना सब। कोई एक एक पार्ट को मैं खोल के रख दूंगा, टेंशन मत लो। क्योंकि मेरी पढ़ाने की अप्रोच ना, सिर्फ मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप लोगों से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखो हर टीचर अपनी अपनी स्टडी करके बैठे हैं, हर टीचर अपनी अपनी स्टडी करके बैठे हैं। किसी को लगता है कि भाई पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आना चाहिए, फिर रिसिप्ट अकाउंट आना चाहिए, किसी को लगता है बैलेंस शीट पहले आना चाहिए। भाई उस टीचर ने शुरू करा है ना, वो एक्स वाई जेड कोई भी टीचर हो, तो उसने अपनी अप्रोच लगा रखी है। तो बच्चों को क्या करना है, भले वो मेरे बच्चे हैं, किसी और के बच्चे हैं, कहीं के भी बच्चे हैं, सिर्फ उस टीचर पर रिलाई करना है। बेटा आप लोग क्या करते हो ना, बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड के हो चुके हो तुम लोग। ये कोविड के बाद ना तुम लोगों पे बहुत बड़ा हिट आया है। हिट क्यों आया है, क्योंकि जितने भी टीचर थे ऑल ओवर वर्ल्ड ही बात करूंगा, इंडिया की तो छोड़ ही दो, चलो या फिर इंडिया पे आते हैं, ऑल ओवर इंडिया, उन सबने क्या कर दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुन लिया।
और यूट्यूब पर दबा के वीडियो डाली है सबने। मेरा चैनल भी इसी में बना हुआ है ना, कोविड हिट में ही बना हुआ है। आपको मैं सिंपल बताता हूँ। तो हुआ क्या, बच्चों के पास ऑप्शंस इतने आ गए, इनकी नहीं तो इनकी देख लेंगे, इनकी नहीं तो इनकी देख लेंगे। अरे क्यों देखना? गुरु सिर्फ एक ही होता है। कभी भी याद रखना, गुरु सिर्फ एक ही होता है, जिसको मान लिया उसको मान लिया, खत्म कहानी। अब किसी एक टीचर को पकड़ लिया तुमने, मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स ही तुम्हारे गुरु हैं अकाउंट्स के। मैथ्स के लिए मिस्टर वाई को पकड़ लिया, मिस्टर वाई ही गुरु है। अब वहां आपको क्या फर्क पड़ता है एबीसीडी बाकी का अल्फाबेट से? आपको सिर्फ और सिर्फ किससे मदद रखना, उनसे, क्योंकि गुरु सिर्फ एक ही बनाओ। बेटा यहाँ कोई राय नहीं ले रहे हो जो आप 36 से राय लोगे, करोगे अपने मन की। हाँ चल चल चल, 36 लोगों से पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल पेमेंट काउंट करेंगे हम अपने दिमाग से, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, किसी एक ही गुरु को पकड़ना है, और हर कोई जो आपको पढ़ा रहा है वो वेल नॉलेज्ड है, वेल एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है और सुपर टीचर है। एक से एक अपने इंडिया के अंदर कोई दिक्कत नहीं है किसी टीचर में, सब एक से एक सुपर है। हम भी पढ़े हुए हैं यार, हमें भी किसी ने पढ़ाया था, हम भी पढ़ा रहे हैं, सब एकदम मस्त टीचर है, सबको मिलजुल के रहना है। बस आपको ये बात समझनी है, जिसके स्टूडेंट हो उसी के रहो। 10 जगह सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम 10 जगह जाओ। मैं आपको सिंपल स्टूडेंट अप्रोच बता रहा हूँ, भाई टू भाई, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, भाई टू बहन, अगर वो लेडीज हैं तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको मैं सिंपल एक अप्रोच बता रहा हूँ, गुरु सिर्फ एक होता है। आपके दिमाग में ना क्या चल रहा है आजकल, मैं ऑफलाइन क्लास में भी इस चीज को नोटिस करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुपर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ कोई चीज, बच्चों का दिमाग अगर आउट होता है ना, वो सोचता है आउट रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने माइंड को वापस लाना ही नहीं चाहते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हुआ तो है ना यूट्यूब पे वीडियो। अरे यूट्यूब पे तो वीडियो पड़ी ही है, पर उसी को गुरु मान लो फिर यार। मेरे को उससे भी कंसर्न नहीं होता, आप उन्हीं को गुरु मान लो, आप उन्हीं के सेशंस ले लो, उनके भी तो बैचेस है, ऑनलाइन बैचेस ले लो। अगर वो यहाँ इंडिया दिल्ली में नहीं रहते, फरीदाबाद में नहीं रहते, तो आप ऑनलाइन ले लो। सिंपल है, गुरु एक ही बनाओ। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक टीचर की मैं यहाँ वीडियो देखूं, मैं यहाँ देखूं। मैंने क्या कहा, सबसे बेटर एग्जांपल देना मैं आपको। हम वो नहीं कर रहे कि राय सबकी लो, सुनो अपनी मन की। अरे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सब एक जैसा पढ़ाएंगे, किसी की अप्रोच अलग है, किसी की अप्रोच अलग है। तुम लोग कहोगे मैं 5 टीचर से पढ़ूंगा, बनाऊंगा खुद अपना। कैसे बनाऊंगा? ये बनाऊंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऐसा करके बनाऊंगा, इसे नहीं चलता है ना। तो सिंपल है, पढ़ने की अप्रोच एक ही रहनी चाहिए। ओके, बैलेंस शीट पे सिंपल है यार, एसेट सारी इस तरफ, लायबिलिटी सारी इस तरफ। मेरा मुद्दा तो यहाँ से शुरू होगा और ये मेरा मुद्दा अगला है। अभी के लिए तो मैं इस पे खामोश हूँ। ठीक है, मेरे को कुछ बताना भी नहीं है इसमें। अब मैं आ रहा हूँ अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर। यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बता के रखी है कि कैपिटल फंड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। बेटा ये आपने पढ़ा है क्या? भाई आप कह रहे होगे मन के अंदर कि भैया यही जिंदगी भर पढ़ा है हमने। मैंने कहा पक्की बात, आपने पढ़ा है? आपने कहा बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना हमने जिंदगी भर यही पढ़ा है। जैसे कि अब चैप्टर हुआ करता था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन उसमें पढ़ लिया हुआ आपने। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या फिर एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, आपने पढ़ रखा है ना वहां पर। यहाँ पर भी सेम अप्रोच है, बैलेंस शीट के लिए सेम अप्रोच है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरा ना सबसे मेन टॉपिक शुरू हो रहा है अब। अभी तक मैं जो सिर्फ बातें कर रहा था आपके संग, कुछ पढ़ाया थोड़ी मैंने आपको। अभी मैंने 30-35 मिनट आपको कुछ नहीं पढ़ाया, बट अब अपने को फ्रेश माइंड से एकदम ध्यान से लॉजिकली धीरे धीरे पढ़ना है। अभी तक तो सिर्फ बातें, कहानियां, मोहल्ला क्लिनिक, एम्स, सफदरजंग, ये सब चल रहा था, मेरी कंपनी की बातें चल रही थी। आपको सिर्फ क्या करना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग से मेन टॉपिक शुरू है, यहाँ से शुरू कर रहा हूं मैं, एक एक करके चलते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसका क्वेश्चन दिखेगा आपको पेपर में, इसका क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में भी दिखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के। मेरे बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर ना मैं बात कर रहा हूँ दो चीजों की बात कर रहा हूँ पहले, फिर मैं आपने नोट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ आपसे सबसे पहले कि जो फंड रिसीव हुआ है वो एसेट्स के लिए नहीं हुआ है, एसेट के लिए नहीं हुआ है, किसी और चीज के लिए हुआ है। अगर किसी और चीज के लिए हुआ है, यानी कि किसी इवेंट के लिए हुआ है, किसी एक्टिविटी के लिए हुआ है, वो अलग बात करूंगा मैं। और किसी एसेट्स के लिए हुआ है तो अलग बात करूंगा। तो इसमें मेरी आती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पर सबसे पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, बेटा ये जितने भी एनपीओ होते हैं, इनको क्या करती है, इनको क्या करते हैं, जो इनके मेंबर्स होते हैं या बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको डोनेशन देते हैं। क्या देते हैं इसको? डोनेशन देते हैं। अब कई बार वो डोनेशन देते हैं फ्री, ले लो कोई बात नहीं, जो करना है करो, जो एक्टिविटी कर रहे हो कर लो। बट कई बार वो डोनेशन ना फिक्स करके देते हैं। अब फिक्स वो दो तरीके से करके देते हैं, या तो वो किसी एसेट्स के लिए देते हैं, जैसे कि आप देते हो ना चंदा वंदा की, मंदिर बनाने के लिए आपने चंदा दे दिया, और दूसरा आपने मंदिर में ही चंदा दे दिया। अब वो मंदिर वाले उससे प्रसाद बांटे, भंडारा करवाएं, या मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लगा दें, या कुछ भी करें, मंदिर के बाद साफ सफाई करवा दे, पंडित जी को कुछ दे दे, गरीबों को कुछ बांट दे, आपको नहीं पता। तो दो तरीके के हैं, एक तो आपने चंदा दिया मंदिर बनवाने के लिए, दूसरा आपने चंदा दिया मंदिर में। तो बेटा मंदिर बनवाने के लिए जो चंदा दिया, आप क्या चाहोगे कि आपके पैसों से मंदिर बने, ठीक है। दूसरे पैसे में आप क्या चाहोगे कि आपको नहीं पता क्या बनना चाहिए, जो बन रहा है ठीक है, अच्छी बात है। अब सिंपल यहाँ पर मैं आ रहा हूँ कि आपने डोनेशन जो दी एनपीओ को, वहां पर मैं आप सिंपल आपको पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ा के लाता हूँ, फिर इधर आता हूँ। फंड रिसीव्ड बाय एनपीओ फॉर द स्पेसिफिक पर्पस कॉल्ड स्पेसिफिक फंड, ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड फंड। बेटा सिंपल है,
आपने मंदिर को जो पैसे दिए, आपने जो मंदिर को पैसे दिए किस लिए दिए थे? एसेट बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए दिए। आपने मंदिर में 1 लाख रुपए डाले, डोनेशन डाली आपने मंदिर में 1 लाख रुपए, लेट्स से कितने रुपए डाली? 1 लाख रुपए आपने मंदिर को बोला कि भाई मैं 1 लाख रुपए डोनेशन देना चाहता हूँ। आपने बेटा कुछ और ना देखा ना ताऊ देखा, आपने 1 लाख रुपए की डोनेशन डाल दी और आपने इसे सिंपल बोला कि भंडारा होना चाहिए। 1 लाख रुपए से आपने क्या बोला? भंडारा होना चाहिए। आप क्या चाहोगे कि मंदिर का ट्रस्ट क्या करे? उसे भंडारा करे या उस पैसे को खा जाए? ऑब्वियसली कैसी बात कर रहे हो भैया, भंडारा ही करवाए। आप क्या चाहोगे? 1 लाख रुपए के लिए भाई जो मंदिर है वो क्या करे? भंडारा ही करवाए। अब मेरी बात सिंपल है, जो 1 लाख रुपए आपने वो जो दूसरे वाले दिए थे, वो किस लिए दिए थे? आपने कहा मुझे नहीं पता, वो बस मैंने दे दिए मंदिर में। तो वो क्या है, कंपनी वाले मंदिर वाले जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। वो भंडारा करवाएँ, वो मंदिर ही बनवाने लग जाए, प्रसाद बँटवा दें, गरीबों की मदद कर दें, पंडित जी के लिए कुछ ले लें, मंदिर के लिए मूर्तियाँ खरीद लें, घंटियाँ खरीद लें, सीढ़ी बनवा दें, साफ-सफाई में पैसे लगवा दें, आपको कुछ नहीं पता, प्लांट्स-व्लांट्स लगवा दें, आपको कुछ नहीं पता। बेटा जब आप कोई फंड किसी स्पेसिफिक काम के लिए दो, बिल्कुल उसी काम के लिए, और आप स्पेसिफिकली बोल रहे हो कि भाई यही होना चाहिए, तो आप उसे कहते हो रिस्ट्रिक्टेड फंड, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक फंड। ठीक है? एनपीओ में याद रखना, जब भी कोई फंड हमें इस नाम से मिले कि हमें यही काम करना है, यही चीज़ करनी है, तो इसे कहते हैं हम स्पेसिफिक फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड। सिंपल बात है। अब मैं आपको यहाँ पर ना 2 व्यू दिखा के लाना चाहता हूँ, और वो 2 व्यू बहुत क्लियर हैं। सबसे पहले मैं किसी इवेंट की बात कर लेता हूँ कि भाई इस इवेंट के लिए मैंने पैसा मिला है, जैसे कि भंडारा। दूसरा किसी एसेट्स के लिए मिला है, जैसे कि मंदिर बनवाने के लिए मिला है। तो इसकी अप्रोच थोड़ी-सी अलग है, इसकी ट्रीटमेंट और इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी-सी अलग है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इवेंट वाले की। अब देखना ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले इसी अकाउंटिंग को हम कहते हैं कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जब हमें पैसे एकदम उसमें मिलने लगे ना कि भाई आपको यही काम करना है, तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है। इट्स कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड किस पे बेस्ड है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, वो पॉइंट्स मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसे लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। सेपरेट फंड एग्जांपल, अच्छा सेपरेट फंड है, एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने। प्राइस फंड, मैच फंड, ये दोनों मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, कोई भी हो सकता है। प्राइस फंड का मतलब क्या है कि आपने किसी टूर्नामेंट करवाया और उसमें आपने 2 लाख रुपए डाल दिए कि भाई आप इसमें ना प्राइस फंड दे देना, मतलब प्राइस फंड मतलब प्राइस दे देना बच्चों को, 2 लाख रुपए के प्राइस दे देना। दूसरा आपने मैच फंड दे दिया, आपने कहा कि भाई टूर्नामेंट है, अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराओ, कोई दिक्कत नहीं, फंड मैं दूंगा, 2 लाख रुपए मैं दूंगा, 3 लाख रुपए मैं दूंगा, उस मैच का जितना भी खर्चा मैं उठाऊंगा। खत्म कहानी। तो ये कौन से फंड है? स्पेसिफिक फंड है। और किसके लिए है बेटा, मैं आपको सिंपल बता दूं, यहाँ पर आ जाओ, इस वाली लाइन को मिस मत करना। मैं इवेंट की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ और सिर्फ मैं इवेंट की बात करूँ, एसेट्स की बात करूँ, मैं ट्रीटमेंट को चेंज कर दूंगा। अब देखो, सबसे पहले मैं ना यहाँ बातें बाद में करूंगा, पहले मैं इधर आता हूँ। मेरे को ध्यान से सुनना। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है मालिक? फंड बेस्ड अकाउंटिंग वो होती है जब हमें पैसा स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए मिलने लगे, स्पेसिफिकली कि भाई ये करना है वो करना है, तो उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भाई हमें जो ये फंड मिलता है, हमें जो ये फंड मिलता है, मैं रफली बात कर रहा हूँ, दो चीजों के लिए मिल सकता है। एक तो किसी इवेंट के लिए मिल सकता है, पहली बात, और या फिर किसी एसेट्स के लिए मिल सकता है। एसेट्स के लिए जब बात आएगी तब मैं करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इवेंट के लिए क्या करना चाहिए। इवेंट के लिए मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं, देखो आपको जिस इवेंट के लिए मिला, आप उसे सबसे पहले कहां शो करोगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया, लाइबिलिटी साइड में आप उसे शो करके छोड़ दोगे। आप उसे कहां शो करोगे? लाइबिलिटी साइड में शो करोगे कि भाई लाइबिलिटी साइड में हमारा ये फंड है, हमारा रिस्ट्रिक्टेड फंड है, हम इसे वहां शो कर रहे हैं। ठीक है। या एक चीज पहले ये बता दो, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है तो उसे कहां शो करेंगे? मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसे कहीं नहीं शो करेंगे, उसे कैपिटल फंड में जाकर ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड प्लस अगर कोई भी डोनेशन आ रही है तो उसे कैपिटल फंड में गए तुम लोग, डोनेशन के नाम से ऐड कर दिया, खत्म करी कहानी को। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जहां यूज करना चाहे कर सकते हैं। अब मेरी बात अभी पहले ये जो चल रही है वो मैं खत्म कर लूं। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड शो करा। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन करेगा आपको कंफ्यूज, और क्वेश्चन नहीं, आपको प्रैक्टिकली भी ये बात समझ में आनी चाहिए। लेट्स से कोई भाई बहुत बड़ा इन्वेस्टर वो आया, डोनेटर, और उसने 1 करोड़ रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 1 करोड़ रुपए कि ये लो भाई क्या करवाओ, मैच करवाओ, तुम लोग जितने चाहते हो मैच करवाओ। मैच फंड दे दिया मैंने तुम्हें, कितने रुपए? 1 लाख रुपए उसने आपको दे दिया। आप क्या करोगे? इस 1 करोड़ को आपने कहा कि आपने अकाउंटेंट ने कहा कि सर हमारी 1 करोड़ की ना यूटिलाइजेशन अभी है नहीं, अगले 3 महीने में सिर्फ हमें 30 लाख रुपए चाहिए। तो आप कहोगे कि पैसा तो वापस कर नहीं सकते, तो एक काम करो, ये 70 लाख रुपए, ये 70 लाख रुपए, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं रफली करा रहा हूँ, इसमें से कुछ नहीं उतारना तुम्हें, वहां सारी चीजें लिखी हुई है। इन्वेस्टमेंट कर दो। कहाँ कर दो? इन्वेस्टमेंट कर दो। और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर दो? मेरी बात ध्यान से सुनो। इन्वेस्टमेंट किसी भी बैंक में कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा इस इन्वेस्टमेंट को क्या करें? हमने कहा इस इन्वेस्टमेंट को एज अ एसेट शो करो।
इस इन्वेस्टमेंट को एज एसेट शो करो कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट करने का मेन पर्पस क्या होता है कि इससे आपको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, इंटरेस्ट इनकम मिलेगी, कैपिटल वैल्यूज मिलेगी आपकी, या फिर 70 लाख की जो आपकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 71-72 लाख की हो जाएगी, भाई अप्रेजल मिलेगा आपको। तो वो जो इनकम है इस इन्वेस्टमेंट से, उसको भी क्या करोगे आप, इसमें ऐड बैक करोगे, ऐड बैक कर दोगे। और जायज है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको किसी ने 1 करोड़ रुपए दिए, धीरे-धीरे चलना, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम याद रखना। भगाने में तो कुछ नहीं, अभी 1 मिनट में मैं तुम्हें वो सारे पॉइंट्स करा के आगे जा सकता था। बात ध्यान से सुनो, अपार्ट फ्रॉम टाइम, टाइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, टाइम हमारे पास अभी है, ठीक है? सिंपल, अब मेरी बात सुनो। कैपिटल फंड में, स्पेसिफिक फंड में अगर हमें 1 करोड़ रुपए मिला है, लेट्स से कितना मिला है? 1 करोड़ रुपए। उसमें से 30 लाख रुपए की यूटिलाइजेशन थी अगले 3 महीने में। हमारे अकाउंटेंट ने और मैंने बात करी कि 70 लाख रुपए को क्यों ना हम इन्वेस्ट कर दें किसी बिज़नेस में। हमने इन्वेस्ट कर दिया किसी बैंक, हमें वहां से 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है। अब आप बताइए, ऐसा तो आप फ्रॉड करने लगेंगे कि 70 लाख रुपए आप यहीं दिखा दोगे और 2 लाख को आप लोग खा जाओगे, ये आपकी इनकम हो जाएगी? नहीं बेटा, ये 2 लाख की इनकम बनी कहां है? इसी फंड से बनी है, तो इसमें ऐड बैक कर दो। तो जो अब आपका स्पेसिफिक फंड है वो 70 का नहीं, कितने का है? 72 लाख का। कितने का है? 72 लाख का। मेरी बात समझ आई ये वाली? ये इंटरेस्ट है तो इसमें जोड़ देना। आगे आओ, अभी तो बातें, अभी तो शुरू हुई है बातें, अभी तो बातें चल रही है, चलने दो। ओके, 30 लाख रुपए तुम लोगों ने कहां लगा दिए थे? मैच में लगा दिए थे। अब चलो, तुम लोगों ने एक दिमाग लगाया, तुमने कहा मैच के हम रखेंगे एंट्री फीस, मैच के हम क्या रखेंगे? एंट्री फीस रखेंगे, और एंट्री फीस बहुत कम रखेंगे। एंट्री फीस मैं आपको बता देता हूँ, एंट्री फीस हम रखेंगे लेट्स से एंट्री फीस ₹1 पर पर्सन। भैया इतनी कम क्यों? मैंने कहा देखो सिंपल है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। अब आपके 3 महीने में लेट्स से 1 लाख लोग देखने आए थे, 1 लाख रुपए, 1 लाख देखने आए, 1 रुपए के हिसाब से आपके कितने रुपए का अमाउंट खड़ा हो गया? 1 लाख रुपए का। तो सिंपल है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स आपकी वहां की मैच फंड से होगी वो भी आपकी इसी में जुड़ जाएगी। यानी कि अगर 30 लाख रुपए का आपका क्या था, 3 महीने का खर्चा था, तो बेटा 1 लाख रुपए की इनकम और जुड़ेगी। और लेट से कि आपने 25 लाख रुपए का पूरा खर्चा अफोर्ड करा है, तो वो माइनस कर लो, अभी भी जो आपका कैपिटल जो स्पेसिफिक फंड बचा होगा वो 6 लाख का बचा रहेगा। भैया मोटी मोटी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी जितनी भी इनकम है, अब मैं यहाँ पर ध्यान से बता रहा हूँ आपको, आपकी जितनी भी इनकम है, जितनी भी आपकी इनकम आ रही है कहां से? इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक फंड। ध्यान से समझना, मैं भी सिर्फ रफली समझा रहा हूं आप लोगों को। स्पेसिफिक फंड है, उसको क्या करो? ऐड करो। जितनी भी इनकम है फ्रॉम स्पेसिफिक फंड उसको ऐड बैक करो, उसको आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। यही सारे के सारे पॉइंट्स अब मैंने वहां लिखवा रखे हैं, प्रैक्टिकली तो मैं अच्छे से लिखवा रखे हैं। ये टेंशन मत लो कि रफली मैं क्या समझा रहा था, रफली तो मैं बस तुमसे बातें कर रहा था, अपनी दिल की बातें कर रहा था तुम लोगों से। अब आ जाओ बिल की बातें करें। बिल का मतलब ये है, ये सारे नोट्स लिखे हुए हैं मालिक, आपको इतना चिंता नहीं लेना, सब करके बैठे हैं हम लोग, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैंने क्या कहा, हर टीचर अपना दिमाग लगाता है, हर टीचर की रिस्पेक्ट करो, नालायक को। ओके, अब कैपिटल फंड बेस्ड अकाउंटिंग में लायबिलिटी साइड शो करना है, ये आपको पता है। मैच फंड और प्राइस फंड मैंने ये दो एग्जांपल दिए थे। अब मैंने जो बातें करी थी क्या वो यहाँ लिखी हुई है? भैया हमें यकीन नहीं है। मैंने कहा मुझे यकीन है, अब मैं आपको दिखाना शुरू कर रहा हूँ, आ जाओ, ये आ जाओ मेरे साथ। एक्सपेंसेस क्वालिफाई फॉर द फंड, एक्सपेंसेस क्वालिफाई फॉर द फंड विल बी सब्ट्रैक्टेड। 25 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए थे मैच फंड में। किस पे खर्च करे थे? मैच फंड में। माइनस कर लो, मैं सारी बातें कनेक्ट कर रहा हूं ना, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। 25 लाख रुपए आपने मैच फंड में खत्म करे थे, माइनस कर लो। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? मैं देख लूंगा, क्वालिफाई है। फर्दर रिसिप्ट फॉर फंड विल बी एडेड। ओहो, 1 लाख रुपए की टिकट बेची, बेची थी 1 लाख रुपए की टिकट, एड बैक करो, ऐड बैक करो। तुम्हें कमाने के लिए किसने कहा इससे पैसे? इसमें ऐड बैक करो। एडिशनल डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, अच्छा ये तो अच्छा ठीक है, ये अलग था, सॉरी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। एडिशनल फंड आ गया आपका, एडिशनल फंड को भी आप इसी में उठा के डालोगे। 1 करोड़ रुपए किसी मालिक ने पहले दे रखे थे, 20 लाख रुपए और डोनेट करके, तो अब 1 करोड़ 20 लाख का हो गया अपना रिस्ट्रिक्टेड फंड। चलो आगे बात करते हैं। इफ द फंड इन्वेस्टेड समवेयर, फंड कहीं और इन्वेस्ट कर दिया आपने। दूसरा, इनकम आ गई आपकी वहां से, फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड। बेटा कहीं भी आपने इन्वेस्ट कर दिया और वहां से आपकी इनकम आ गई है, वहां से आपकी क्या आ गई है? इनकम आ गई है, आपको उसमें एड बैक करना है। 70 लाख रुपए पे 2 लाख रुपए जो आपका इंटरेस्ट था, वो 72 लाख रुपए क्या हो जाएगा आपका? रिस्ट्रिक्टेड फंड होगा। एक्सेस एक्सपेंस कंपेयर टू फंड। अब मेरे पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं लास्ट वाले पॉइंट पे आऊंगा। मैं अब ना यहाँ पर एक पॉइंट मेरा मिस रह गया, जो कि मैंने फर्दर रिसिप्ट में कर देना चाहिए था। फर्दर रिसिप्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई 1 लाख रुपए की टिकट बेची थी, वो भी ऐड करो। दूसरा, अगर कोई फर्दर और रिसिप्ट आ रही है और एडिशनल आ रहा है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो सिंपल मोटा मोटी बात है,
कैपिटल रिस्ट्रिक्टेड फंड के 2-3 यूटिलाइजेशन है वो मैं बता देता हूँ। कितना एक्सपेंस क्वालिफाई हो रहा है माइनस कर लो, 25 लाख रुपए वाला एग्जांपल याद रखना। अगर आपने उससे कुछ प्रोसीडिंग करी है, कुछ इनकम करी है 1 लाख रुपए उसी फंड से, उसी टूर्नामेंट से, तो वो आप उसमें ऐड कर दो, 1 लाख रुपए आपने ऐड करा था। अगर आपने एडिशनल पैसा कहीं और लगा दिया है, 70 लाख रुपए आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है, उससे जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी इनकम आ रही है, वो भी इसमें ऐड करो, यानी कि 2 लाख रुपए। ये 3 पॉइंट्स मेरे क्लियर हो गए, यही मैं आपको बताना चाहता था। चौथा, अब आप मान लो यहाँ जो जितने भी खर्चे करे ना तुमने, अब सिंपल, अब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, सिंपल। 1 करोड़ का एक्सपेंस दिया था, 1 करोड़ रुपए का फंड था, एक्सपेंस हो गया 1 करोड़ 20 लाख का। कितने का हो गया? 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। तो 20 लाख का एक्सेस हो गया। अब ये कहां शो करोगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एड्स एन एक्सपेंडिचर। अब आप उससे मांगोगे थोड़ी कि 20 लाख रुपए दो मुझे, आप उससे मांग थोड़ी सकते हो। ऐसा कोई प्रोविजन है कि आपने डोनेशन ली, पहले अपने उसने आपको डोनेशन दी 1 करोड़ रुपए की, आप फोन कर रहे हो, हाँ भाई हाँ 20 लाख रुपए और दे जा मेरे को आके। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? कभी भी आप प्रैक्टिकली इमेजिन करो इस चीज को। भंडारा करवा रहे थे तुम लोग, मंदिर की तरफ से तुम लोग किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, तो भंडारा करवा रहे थे। भंडारा 2 लाख रुपए आपके पास कैश हुआ था, जुगाड़, और 2,10,000 का खर्चा हो गया। अब आप क्या हर किसी को फोन करके, हुई 10,000 रुपए मेरे ज्यादा लगे, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर? कभी नहीं होता। ये डोनेशन का काम है बेटा, ये नहीं होता कि आप उससे एक्सेस मनी मांगो, आप इसे बुक करो एज एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सारी बातें करी थी मैंने मालिक आपके संग। फिर उसके बाद मैं आगे आ जाऊं, मैंने एक एग्जांपल लिख के रखा है क्या? हाँ, क्या लिख के रखा है मैंने यहाँ पर, इस वाले को ध्यान से देख लो भाई। सिंपल लिख के रखा है, एक्सेस एक्सपेंस कंपेयर टू फंड विल बी शोन इन द एज एन एक्सपेंस इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बात अपने को पता है पहले से ही। अब मैं आ रहा हूँ अपने दूसरे वाले पे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 2 तरीके के एसेट्स है। अब आपका ध्यान होना चाहिए सारा का सारा किस पर? एसेट्स पे। अब आपको पैसा किसके लिए मिला है? एसेट्स के लिए मिला है। अब ध्यान से सुनना, देखो किसी भी इवेंट में और एसेट में फर्क क्यों है? दोनों में रिस्ट्रिक्टेड फंड है, दोनों में आपके रिस्ट्रिक्टेड फंड है, फर्क क्यों है? अब मैं वो फर्क समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझो, समझना। धीरे धीरे चलो करो बेटा, धीरे धीरे की जो स्पीड होती है, हमेशा आपको पता ही है ना कौन जीतता है? कछुआ हमेशा जीतता है खरगोश के मुकाबले। कौन जीतता है हमेशा? कछुआ। कभी याद रखना, मेरे को आज तक लगता है कि कछुआ ही जीतता है, क्योंकि जो फास्ट के रिवीजन के चक्कर में तुम लोग अपने कॉन्सेप्ट की धजिया उड़ाते हो ना मालिक, वो देख के बहुत दुख होगा तुम्हें। मुझे क्या दुख होगा? तुम्हारे आंसर शीट सबकी मैं थोड़ी देखूंगा। तुम्हें बहुत दुख होगा इन फ्यूचर। अब बस ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको मजा आ जाएगा एकदम। देखो अब मैं आपको एक बता रहा हूँ चीजें, ध्यान से सुनना कि भाई इवेंट को आप अलग तरीके से शो कर रहे हो, और एसेट के लिए अगर कोई फंड आ रहा है तो उसको अलग तरीके से शो कर रहे हो। दोनों है तो कैपिटल, दोनों है तो रिस्ट्रिक्टेड फंड ही, तो अलग अलग क्यों शो कर रहे हो? मैंने कहा देखो, इसके पीछे का एक सिंपल लॉजिक है। वो लॉजिक मैं आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। लॉजिक ये है कि जो फंड आप कोई इवेंट करा रहे हो, लेट्स से आप कोई इवेंट करा रहे हो, इसमें आपकी कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रही है, कोई भी एसेट क्रिएशन आपकी नहीं हो रही है। बट अगर आपको कोई फंड मिला है एसेट के लिए, कोई एसेट्स क्रिएशंस के लिए, तो बेटा आप उसमें धीरे धीरे पैसा निकाल लगाओगे, और धीरे धीरे आपकी एसेट बनेगी। अब लेट्स से मैं बिल्डिंग का एग्जांपल ले रहा हूं, तो पहले स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर यहाँ पर फ्लोरिंग हो जाएगी, सारी की सारी खिड़की विड़की बनवाओगे तुम लोग। तो अब आपकी एक एसेट खड़ी हो रही है एनपीओ के नाम पे। अब लेट्स से आपका एनपीओ का नाम था उड़ान। उड़ान आप ही का है मालिक, तो उड़ान आपकी एनपीओ का नाम था। अब उसकी एक एसेट खड़ी हो रही है, तो इसकी किसके नाम से रजिस्टर्ड होगी? उड़ान के नाम से ना। तो सिंपल है, जब ये उड़ान के नाम से रजिस्टर्ड है, तो आपको बैलेंस शीट में आपको उड़ान की एक बिल्डिंग दिखानी पड़ेगी कि भाई एक बिल्डिंग है। और बिल्डिंग शुरू में तो पूरी बिल्डिंग नहीं दिखाओगे, धीरे धीरे दिखाओगे ना, क्योंकि भाई अब सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, आपकी कैपिटलाइजेशन तो धीरे धीरे होगी। अब मान लीजिए आपने इस बिल्डिंग में अभी तक 10 करोड़ रुपए लगा चुके थे, तो बिल्डिंग 10 करोड़ रुपए की दिखाओगे वर्क इन प्रोसेस के नाम पर। फिर अगले साल आपने 2 करोड़ रुपए और ठोक दिए इसमें, तो 2 करोड़ 12 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अब सिंपल है, ऐसे जैसे जैसे वैल्यू डालते रहोगे आपकी बिल्डिंग बनती रहेगी। अब सिंपल है, इवेंट के टाइम पे कोई भी एसेट क्रिएशन होती ही नहीं है, और बिल्डिंग और स्पेसिफिक फंड जब एसेट्स के लिए हो, तो आपकी एसेट बनती है, कोई ना कोई एसेट बनती है ना। टूर्नामेंट क्या बन जाएगा? टूर्नामेंट करा लो, मैच प्राइस करा लो, भंडारा करवा लो, कुछ भी नहीं होता। बट यहीं अगर मंदिर बनवा रहे हो एनपीओ के लिए, एनपीओ के आपने फंड दिया कि भाई एक मंदिर बनाओ, एनपीओ के लिए एक मंदिर बनवा दो 10 करोड़ का, तो वो भाई एनपीओ के पास एक मंदिर की प्रॉपर्टी आ गई ना 10 करोड़ की, तो वो उसको रियलाइज करना पड़ेगा अपनी बुक में, क्योंकि कैपिटलाइजेशन तो होगी ना बुक में 10 करोड़ की, कि भाई हमारे पास एक एसेट आ गई है। तो इसीलिए उसका ट्रीटमेंट आपका अलग होता है, और इसमें जितने की आपको एसेट बनानी होती है उसका ट्रीटमेंट आपका अलग होता है। आइए मेरे एग्जांपल्स में, जिसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने यही चीज समझाई हुई है। पहले मैं यहाँ एक छोटा सा पॉइंट समझाने लाया था। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने बात करी है, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड फॉर एसेट के नाम पे बात करी हुई है। बिल्डिंग फंड था 1 करोड़ का, मेरा एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा मालिक, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। बिल्डिंग फंड था 1 करोड़ रुपए का। एक्सेस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिल्डिंग टिल डेट, मतलब कोई डेट थी, आज तक सिर्फ 80 लाख रुपए खर्च हुए उसमें। मेरे बात ध्यान से सुनना। अब ये मान लीजिए कि टिल डेट का मतलब था, टिल डेट का मतलब यहाँ पर था मेरे से, टिल डेट का मतलब था 31
3/2022 अभी गई है ना 2 दिन पहले, तो यहां तक मैंने कितना खर्च करा, 80 लाख रुपए। ईयर एंड पे मैं 80 लाख रुपए की वैल्यू का मालिक हूं या नहीं? एज ए एनपीओ मैं मालिक हूं इसका, तो ये मुझे बुक में रियलाइज करनी चाहिए। द आंसर इज यस। अब मैं यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें दिखाने आया हूँ, वो ध्यान से सुनो भाई। आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। बिल्डिंग फंड 1 करोड़ रुपए का है, अच्छी बात है। आप उसमें से कैपिटल फंड में माइनस कर दो 80 लाख रुपए। क्यों माइनस कर दो? ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। आ जाओ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ छोटे से पैमाने पे। यहाँ पर आपका बिल्डिंग फंड था 1 करोड़, ठीक है। 80 लाख रुपए आपने खर्च कर लिए, तो अब अभी आपके फंड नहीं रहे ना। 80 लाख रुपए आपने माइनस कर दिए तो कितना बचा, 20 लाख। और अब यहाँ पर आप बिल्डिंग दिखाओगे कितने की, मेरी बात ध्यान से बताना, बिल्डिंग दिखाओगे आप कितने की? 80 लाख की, भले ही WIP के नाम से दिखाओ। मेरी बात ध्यान से समझना, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी मालिक? आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? आंसर इज नो, बिल्कुल मैच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने 80 लाख का एडिशन दिखा दिया, यहाँ पर माइनस कर रहे हो, यहाँ पर तो कम आ रहा है और यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको उठा के डाल दोगे अपने कैपिटल फंड में। कहाँ डाल दोगे आप अपने से? कैपिटल फंड में। बट जो इवेंट्स के लिए मिलते हैं उनको कैपिटल फंड में नहीं डाला जाता, उनको सीधा राइट ऑफ करा जाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट यहाँ पर कोई आपकी प्रॉपर्टी खड़ी नहीं हो रही होती है, कोई भी नहीं हो रही होती ना इवेंट के लिए। तो कैपिटल फंड में आप कितना ऐड कर दोगे, पूरा का पूरा 80 लाख रुपए आप इसको फ्री बना दोगे कि भाई ये फ्री है। अभी हमारा जनरल फंड है, कॉर्पस फंड जिसे कहते हैं हम, या फिर कैपिटल फंड है, ये अब हमारा वो बनेगा, ये वाला पोर्शन बनेगा हमारा। क्लियर है ये वाली बात? पूरी की बात, पूरी की बात क्लियर है आपको ये हमारी? ठीक है। तो ये 80 लाख रुपए अब कहाँ पर शो करना है मैंने? आप मैंने शो कर दिया कैपिटल फंड में। क्या मैंने यही लिखा हुआ है? रिमेनिंग फंड 20 लाख का ही शो होगा। अब देखो, बिल्डिंग प्रोसेस विल बी शोन इन बैलेंस शीट 80 लाख रुपए। अब कैपिटल फंड में कितना शो होगा ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। विल बी एडेड टू कैपिटल फंड मैंने लिखा हुआ है बेटा मालिक, सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के अंदर एक एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, अच्छे से देखना, ध्यान से समझना है। जी बच्चों, सॉरी, थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। एक्चुअली कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं थी, मेरा एक पैकेज आया हुआ था बुक से रिलेटेड, सो दैट्स व्हाई। सॉरी, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, एक लैग आ गया होगा छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर स्पेसिफिक फंड फॉर एसेट्स के नाम के लिए मैंने आपको सारी ट्रीटमेंट बता दी। बेटा जितना फंड बचा हुआ है वो बचे रहने दो। जितने फंड आपने यूज कर लिए हैं उस एसेट्स के लिए, उतनी की एसेट क्रिएशन करो दूसरी साइड। भले ही वर्क इन प्रोग्रेस के नाम पे करो, बट करो, पहली बात। और दूसरा, जितना भी फंड आप वहां पर जोड़ रहे हो, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, तो इसीलिए आप उस फंड को कहां दिखाओगे? कैपिटल फंड में। भैया यही काम हम दूसरे इवेंट्स के चक्करों में नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर एसेट क्रिएशन का रेट होता है 0, कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रही होती है। बेटा इसके बाद मैं ना आपको एक जो टॉपिक कराने वाला हूँ वो अच्छा टॉपिक है, बट मैं थोड़ा सा ना उसमें टाइम लूंगा, क्योंकि मेरे को ना लगता है कि अब आपको क्वेश्चन करवाने चाहिए। अब आपको दबा के क्वेश्चन करवाने चाहिए 2-3, या फिर मैं पहले बात कर लूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पर मैं कहता हूं चलो क्वेश्चन करके आते हैं। आप और मैं कौन सा अलग अलग है, जो मुझे लगेगा वही आप ही को लगेगा, है ना? चलिए, अब मैं क्वेश्चंस पे आ चुका हूं अपने, आपके एनपीओ के चैप्टर पे। ठीक है, ये बातें आप कुछ कुछ देख सकते हो, मैंने यहीं से आपको पढ़ाई है सारी की सारी। अब यहाँ पर है ना, मैं आपको पहला इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन करते हैं, मैं आपको बताइए इलस्ट्रेशन फर्स्ट में। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देखो आपने क्या बनाना है, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा आपको कुछ नहीं करना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। आपने ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस को यहाँ लिखो। कितना है ओपनिंग बैलेंस? तो 250 आपने लिख लिया, पूरा का पूरा 250, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ दे रखा है कैश इन हैंड का 8,000 रुपए। और कुछ बोला है क्वेश्चन ने आपसे? बेटा अगर क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो उसे क्लोजिंग बैलेंस में कहाँ दिखा दूंगा? बैंक का दिखा दूंगा, ये लीजिए। और यहाँ पर मैंने क्या करा होगा देखो, मेरे को कुछ नहीं देखना, मुझे कोई एक्रोल नहीं देखना, यहाँ पर कैश बेसिस होता है क्योंकि कैश अकाउंट बन रहा है। तो सिंपल है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीव्ड दिख रही है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आर और पी लिख के दिखा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीप्ट है ऑब्वियसली। डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीप्ट है। अब एक बात बताओ, पोस्टेज और स्टेशनरी आपकी रिसीप्ट हो सकती है क्या? पेमेंट है ये ऑब्वियसली। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट है। अब बेटा ये देखो, इंक्लूडिंग 4,000 पेड इन एडवांस। बेटा यहाँ पर अगर आप सीधा आओगे तो मैं कितना शो कर रहा हूँ? 28,000 रुपीज। बट यहीं अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बुक करूंगा, मैं बुक करूंगा 24,000 रुपए, क्योंकि मुझे अगले साल के 4,000 से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझिए ध्यान से। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा मैं यहाँ शो कर दूंगा, पर इन्वेस्टमेंट को मैं कहाँ शो करूंगा? बैलेंस शीट में। तो वो प्रोसेस गलत है जो आप लोग बोलते हो ना कि इसकी क्रेडिट उसकी डेबिट, इसकी डेबिट इसकी क्रेडिट, नहीं, ऐसा गलत है कहना। तो सबसे पहले ये क्या है, मेरी पेमेंट आएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस, अब ध्यान से बताओ, लाइफ मेंबरशिप तुम पे करोगे रिसीव करोगे? रिसीव करोगे ना, तो ये आपने रिसीव करी। सैलरीज पेड ऑब्वियसली पेड ही है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पेमेंट है। लॉकर रेंट आपको मिलेगा ना। दूसरा ये क्या है? ये तो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। अब ओके, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, लाइफ मेंबरशिप फीस आपको मिलती है बेटा। आपके एनपीओ का पार्ट बनने के लिए लोगों ने एक संगी फीस पे कर दी, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा, मालिक यहाँ पर 28,000 रुपए शो हुए या नहीं हुए ये देख लीजिए।
28,000 रुपए। बट यहीं अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता तो मैंने सिंपल आपसे बोल दिया कि मैं 24,000 ही शो करता। आगे क्वेश्चन पे आइए, ये 2-3 क्वेश्चन आपके बेकार-बेकार से हैं, इनको देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ बनाना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये जितनी भी बातें आपको लिखी हुई है, ये सब मैं बातों में कर चुका हूँ। अब मैं आपको एक लाइन पढ़ा के दिखाता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर पेड और नॉट। बेटा ये बात मैं आपको बता चुका हूँ ना। आपको लगता है कि बुक से पढ़ना है। अरे बुक से क्यों पढ़ना है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही कहता है। मैंने आपको बताया ना कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश रेलेवेंस मैटर नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपकी ये कवर होती है। दूसरी चीज आपकी ये कवर होती है। 1 मिनट का ब्रेक और लेना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट का दे दीजिए बस। चलिए, अब मैं आपको ये सिंपल बता रहा था कि एक्रूअल बेसिस मैंने बताया था कि भाई कैश रेलेवेंस मैटर नहीं करता कि पे हुआ है या नहीं हुआ है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीरियड आपका निकल चुका है, पीरियड आपका अकर्ड हो चुका है, निकल चुका है, इंसिडेंट हो चुका है, आपको बुक करना है। रेंट वाला आपको एग्जांपल भी दिया, सिंपल आपको यही बातें बता रखी होगी कि रेवेन्यू इनकम्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर आर टेकन वेदर रिसीव्ड और नॉट। बता तो दिया आपको सारी बातें। ये सारी बातें आपको कवर करा दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज बता देता हूँ, एक चीज मुझे बतानी है आपको। अ, चलिए इस वाले एग्जांपल पे आते हैं। पहले इलस्ट्रेशन 4-5 पे आते हैं। ये छोटा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था पूरा का पूरा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ना आपको कुछ चीजें दे रखी हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला हुआ है, आपको वो नहीं बनाना, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले क्वेश्चन में, तो फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 इन द प्रीवियस ईयर, 3,80,000। बेटा कितना रिकॉर्ड करूंगा? मैं कह रहा हूँ सिंपल देखो, मेरी बात समझो। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आपका एक्सपेंडिचर होता है सारा का सारा, और ये आपके सारी इनकम होती है। ये आपको क्वेश्चन ने भी लिख के दिखा रखी है। और अगर आपकी पहली चीज इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो यहाँ पर आपका सरप्लस आएगा। अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो यहाँ पर आपका शो होता है बेटा डेफिशिएट। एक्सपेंस और लॉस तो होता नहीं है शो यहाँ पर, तो ये अपना डेफिशिएट यहाँ पर शो होता है। अब यहाँ पर देखो 3,80,000 का था, और मैं शो कितने का करूंगा? सिर्फ 3 लाख का। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अच्छा देखो, यहाँ पर नीचे भी कुछ लिखा हुआ था, बट अभी सिंपल देखो, यहाँ पर मैंने 80,000 माइनस कर दिया, तो कितना शो हो रहा है? 3 लाख होना चाहिए था। 10,000 का इफेक्ट मैं भी आपको दिखा देता हूँ। फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। अब ध्यान से समझो, 3,80,000 में से क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80,000 रुपए मेरा प्रीवियस ईयर का है। तो भाई मुझे प्रीवियस ईयर से क्या लेना देना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर का माइनस करो। दूसरा, इस साल का 10,000 बचा रह गया। तो बेटा मैं सिंपल में आपको बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो 3-10 शो हो गया। अब ध्यान से समझो, ये मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट में एज आउटस्टैंडिंग दिख रहा होगा। अब ये कहां शो करूंगा मैं? 10,000 रुपए। ये भी मैं आउटस्टैंडिंग में शो कर दूंगा कि भाई अभी बचा हुआ है मेरा, ये मुझे मिल जाएगा। और आउटस्टैंडिंग क्या है? ये आउटस्टैंडिंग इनकम है मेरी। आउटस्टैंडिंग इनकम है, क्योंकि फीस है ना, आउटस्टैंडिंग फीस। मैं इसे कहां शो करूंगा? एसेट साइड शो कर दूंगा कि भाई अभी मिल जाएगी। खत्म कहानी, मेरी इनकम है ना। ठीक है। सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। तो देखो 28,000 रुपए की सैलरी थी मेरी बात ध्यान से सुनो। 3,000 पिछले साल की थी, भाड़ में जाए। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है आउटस्टैंडिंग? मैं इसको सीधा पहले कर लूं, इसको मैं कर लूं सीधा, तो अच्छा 1,000 रुपए। 28, ये 1,000 रुपए है। 1 मिनट इसके लिए फिर से देना पड़ेगा आप। चलिए अब ध्यान से देखिए, थोड़े से लैग प्लीज इस वीडियो के लिए एडजस्ट कर लिएगा, पर बहुत छोटा चैप्टर है। मैं आज इसी वीडियो में खत्म करने के लिए, थोड़े से कॉल इंटरप्ट हो रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 28,000 रुपए का आपका यहाँ पर था मालिक। ठीक है। और प्रीवियस आउटस्टैंडिंग कितना था पिछले साल का? 1,000 रुपए। और भी कुछ है क्या? नहीं। तो अब देखो आउटस्टैंडिंग इस साल का कितना रह गया? 1,000 रुपए। तो आपका एक्सपेंस बुक होना चाहिए पूरा का पूरा। 28 में से 3 माइनस करोगे, कितना हो रहा है? 25। और 26,000 का आपका एक्सपेंस बुक होना चाहिए। क्या है? 26,000 का बुक हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ 26,000 का बुक हुआ है। बट 1,000 रुपए का आप क्या करोगे? आप इससे आउटस्टैंडिंग सैलरी एज अ लाइबिलिटी शो करोगे अपनी बुक के अंदर। बाकी अब मैं किसी चीज में नहीं आ रहा है, डोनेशन रिसीव्ड है। अब यहाँ पर देखो कितनी रिसीव करी आपने? डोनेशन 20,000 रुपए। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है डोनेशन के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, तो इसका मतलब है स्पेसिफिक तो नहीं है। अब वो एसेट्स की हो या फिर इवेंट की हो, स्पेसिफिक तो है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो इसको आपको पूरा का पूरा इनकम दिखाना है। अब कई बार क्वेश्चन पता है क्या बोलेगा कि डोनेशन को आपको कैपिटलाइज करना है, तो इससे घबरा मत जाना। मान लो कि इसमें क्वेश्चन बोल देता कि आपको 50% कैपिटलाइज करना है, तो बेटा यहाँ सिर्फ आप करते 10,000 रुपए शो, और बाकी का 10,000 रुपए आप कैपिटल फंड में जाके जोड़ देते। कहाँ जोड़ देते? कैपिटल फंड में जाकर जोड़ देते, और कुछ भी नहीं करते। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये छोटे से डिफरेंस बनाए हुए हैं, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ जरूर लेना। मैं अब यहाँ की बात नहीं कर रहा, बैलेंस शीट की बनवाने की बात नहीं कर रहा मैं आ रहा हूँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। मैं आपसे सिंपल कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ, उसके इसीलिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा एक चीज याद रखना, कैपिटल फंड को जनरल फंड, कॉर्पोरस फंड जो भी कहते हैं, फ्री फंड है एक तरीके से। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड की मैंने आपको बता दी है। अच्छा यहाँ पर ना कुछ चीजें आपको स्पेशली बता रखी है। आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन पूछ सकता है इतने डिटेल में, बट फिर भी मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार आप ये 1, 2 और भी है नीचे, 3, 4, 5, 6, ये 6 फंड एक बार एक-एक लाइन में ज़रूर पढ़ें। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में कोई ज़्यादा काम नहीं देंगे, बट अगर 1-2 नंबर में आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो आपको अटकना नहीं है।
अब आपको मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ कि भाई ये यहाँ पर एक छोटी सी बैलेंस शीट है एनपीओ की, आप कहाँ शो करोगे? टूर्नामेंट फंड है 2 लाख रुपए का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 60,000 के, रिसीव्ड फ्रॉम द टूर्नामेंट है 80,000 रुपए। अब अगर ये इंडिविजुअली है तो देखो कैसे शो करोगे, इंडिविजुअली की बात कर लेते हैं पहले। तो 2 लाख में से आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? 2 लाख में से आपको सबसे पहले एक्सपेंसेस माइनस कर लेने चाहिए 60,000, क्वालिफाइंग है, और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट है कितने? 80,000 रुपए। तो अब आपको सिंपल दिख रहा होगा कि 2,20,000 रुपए के तो अभी भी मेरे फंड बचे हुए हैं। ये अलग अलग करके दिखाने हैं, तो चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं 2,20,000 रुपए। ठीक है, लिखने का तरीका आप देख लेना। बिलार्ड मैच एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस नहीं है तो इसे कहाँ चार्ज करोगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिसीव्ड फ्रॉम चैरिटी सिनेमा सिनेमा शो टिकट्स 50,000, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी सिनेमा शो 15,000 रुपए। अब देखो सिंपल बात है, यहाँ पर कोई फंड तो मिला नहीं है। आपको मैं दो अप्रोच बोलता हूँ यहाँ पर, या तो आप यहाँ पर 50,000 आपकी इनकम थी, 15,000 एक्सपेंस था, तो 35,000 को आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जोड़ लो, या फिर आप 50,000 को पहले इनकम साइड जोड़ लो, 15,000 को एक्सपेंस साइड जोड़ लो, ट्रीटमेंट आपका होगा बेटा 35,000 रुपए आपका। एक मिनट, बिलाड मैच एक्सपेंसेस, अच्छा ठीक है, एक्सपेंडिचर में आ गया, वेरी गुड। मेरे को लगा बैलेंस शीट क्यों शो कर रखी है। ओके, 35,000 रुपए आपने कहाँ दिखाना है? यहाँ दिखा देता हूँ मैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्रीटमेंट आपके हैं बेटा। ठीक है, पार्ट फोर्थ पे आ रहा हूं मैं। प्राइस फंड, ये सारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो रहा है। प्राइस फंड है 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए है, प्राइस अवॉर्डेड 20,000 रुपए है, प्राइस फंड इन्वेस्टेड कितना है? 80,000 रुपए। ट्रीटमेंट बताओ क्या क्या होगा? तो मैंने कहा देखो ट्रीटमेंट बहुत क्लियर दिख रहा है मुझे कि प्राइस फंड 1 लाख रुपए है, उसमें प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट को तो मैं क्या करूंगा? फंड इन्वेस्टमेंट थी कितनी? 10,000 रुपए, इंटरेस्ट है सॉरी, तो ये हो गया मेरा 1,10,000 रुपए का, तो मेरा प्राइस फंड दिख रहा है मुझे। कितना का दिख रहा है? 1,10,000 रुपए का। और प्राइस अवार्ड कितने करे हुए हैं मैंने? 20,000 रुपए। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है मुझे? पहले बात तो 90,000 रुपए मेरा अभी भी बचा हुआ है। 90,000 में से 80,000 रुपए मैं एज ए इन्वेस्टमेंट शो करूंगा एसेट साइड में। आओ मैं आपको इसका ट्रीटमेंट दिखा देता हूँ चैप्टर फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 1 लाख में 10,000 मैंने अपनी इनकम जोड़ी, 1,10 हो गया। 20,000 रुपए के मेरे एक्सपेंसेस है, 90,000 रुपए का क्या बचा हुआ है मेरा? रिमेनिंग फंड। अब यहाँ पर देखो स्पेशली लिख के दिखा रखा है कि प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 इज शोन इन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। खत्म कहानी। तो करूंगा मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। पार्ट फिफ्थ में आते हैं। प्राइस फंड है 80,000 रुपए, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2020 से 80,000 रुपए है। डोनेशन फॉर प्राइस फंड कितनी मिली हुई है? 12,000। प्राइस अवॉर्डेड है 14,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट रुपीज 4,000 रुपए। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है, सिंपल है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का जो मेन मुद्दा है वो मैं मेन मुद्दा बता देता हूँ। 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 10% के हिसाब से मिलना चाहिए 8,000 रुपए पूरे साल का। आपको क्वेश्चन ये कंफ्यूज कर रहा है कि 4,000 ही मिले हैं, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। 80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हुई थी 8,000 रुपए की, और जो आपको प्राइस फंड मिले थे वो कितने मिले थे? 12,000। तो ये 1 लाख तो ऐसे ही दिख गया मेरे को, और उसमें से 14,000 मेरे को माइनस कर देने चाहिए। तो 1 लाख में से 14,000 माइनस करोगे कितने दिखेंगे? 86,000। चलो चल के देखते हैं कि क्या इन्होंने आंसर दे रखा है। चैप्टर नंबर 5 में आ जाइए। 80,000 रुपए आपका ओपनिंग बैलेंस था, 12,000 रुपए की आपको क्या मिल रहा था? डोनेशन मिली हुई है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 4,000 का, इंटरेस्ट एक्यूड है 4,000 का, 8,000 का दिखाया ना टोटल ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइस अवॉर्डेड कितने करे आपने? 14,000, 86,000 का शो हो रहा है। अब इस 80,000 में से आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है? पूरी की पूरी बाहर 80,000 ही कर रखी है, ये रहा। और ये 4,000 रुपए आपका एक्सपेंस इंटरेस्ट है जो भी आपको मिला नहीं है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लास्ट वाले पोर्शन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन बिल्डिंग 6 लाख रुपए है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस नॉट एट कंप्लीटेड। पवेलियन फंड एट रुपीज 31 मार्च 2020 8 लाख रुपए का था। डोनेशन फॉर पवेलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 2020 10 लाख रुपए का मिल गया। कैपिटल फंड कितने का है बेटा आपका? 20 लाख रुपए का। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको कोई चीज देखनी ही नहीं चाहिए थी। एक्सपेंडिचर आपने कितने कर दिया? 6 लाख रुपए का। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस नॉट इन कंप्लीटेड, ठीक है। और आपका पहला कितने का था? 8 लाख का पहले से था, और कितने का रिसीव हो गया? 10 लाख का और रिसीव हो गया। 18 लाख रुपए का फंड है, और लग कितना गया है? 6 लाख रुपए लग चुका है। तो बेटा 6 लाख रुपए, 12 लाख रुपए फंड बचा हुआ है अभी भी। कैपिटल पवेलियन फंड 12 लाख का बचा होगा। 6 लाख रुपए वर्क इन प्रोग्रेस में डालो और 6 लाख रुपए को कैपिटल फंड में ऐड करो। सिंपल कहानी है यार, आके देखो ना आप एक बार, आप एक बार खुद समझो, खुद समझ सकते हो आप इस चीज को। 6 लाख रुपए का मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी एसेट। क्या 6 लाख रुपए मैंने कैपिटल फंड में जोड़ा? आंसर इज यस। कितना था बेटा? पहले से भी कुछ बचा होगा आपका, कहां गया? ओ सॉरी, ये रहा। 20 लाख का था, 6 लाख का आपने जोड़ दिया। अब देखो ओपनिंग कितने का था? 8 लाख का। एडिशनल कितना मिला? 10 लाख का। 18 लाख का हो गया। 6 लाख रुपए आप माइनस करोगे, यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। ये 6 लाख रुपए का इफेक्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है मैंने। खत्म कहानी। यहाँ पर आप माइनस कर रहे हो, यहाँ पर आप इसको ऐड कर रहे हो, नलफाई तो कर रहे हो, पर आप एसेट क्रिएट करोगे ना यहाँ पर, सिंपल। खत्म कहानी। ओके, एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये कब की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगा, फिर हम इसके दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं उसको खत्म करके आगे वाइंड अप कर देंगे आज इसको।
बिल्डिंग फंड कितने का है? 10 लाख रुपए का। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 25 लाख रुपए। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन माइनस करो ना, इन दोनों को ऐड करो, इसको माइनस करो, खत्म कहानी। क्या चीज है? टूर्नामेंट फंड मिला हुआ है आपको 15,000 का, डोनेशन रिसीव्ड हुई है 25,000 की, एक्सपेंस कितने का है? इतने का। तो भाई इन दोनों में से यानी कि 40,000 में से 42,000 माइनस करो, 2,000 रुपए तो नेगेटिव चल लो। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, इसको ऐड कर दो उसमें दोबारा से। आओ इन दो के देख लेते हैं जल्दी से ट्रीटमेंट, अलग अलग करके बता रखे हैं। टूर्नामेंट फंड का है 15,000 रुपए, 25,000 रुपए आपका रिसीव हुआ, 35,000 रुपए और रिसीव हुआ आपका। आपका खर्चा कितना था? 42,000 रुपए, 33,000 रुपए आपका यहाँ पर आ गए। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जिस क्वेश्चन के लिए इसको करा है हाईलाइट, वो ये वाला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर, डिनर टू बी हेल्ड ऑन 31 मई, अभी फ्यूचर में होगा। कितना शो कर रखा है मैंने यहाँ पर? 60,000 रुपए। बेटा यहाँ पर ना क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर येट टू बी रिसीव, 10,000 रुपए। अभी रिसीव ही नहीं हुआ ना, अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव ही नहीं हुआ, तो आप इसे कहाँ दिखाओगे? अभी इसको मैंने कहीं भी शो नहीं कर रखा, बल्कि इस पे स्पेशल पॉइंट डाल दिया है कि इट इज अ स्पेशल इवेंट टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, रुपीज 10,000 सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर इज नॉट शोन इज एज अ ड्यू। अभी नहीं शो कर रहे हो क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए स्पेशल इवेंट पे करना है, येट टू बी रिसीव्ड है, अभी कुछ भी इसमें assumption मान ली हुई है। अगर हाँ, मैं आपको बताता कि अगर मैं ट्रीटमेंट करता तो क्या करता, नेक्स्ट ईयर के लिए है ना, तो मैं इसे बुक भी नहीं कर सकता अभी। भाई अगर इस ईयर का होता तो मैं यहाँ दिखा देता एसेट साइड में कि भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए, बट ये तो नेक्स्ट ईयर का रिसीव होना था जो नहीं हुआ, तो अभी क्यों करूंगा? मीन्स मैं एडवांस इनकम जो होनी थी और मिलनी थी उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना, ठीक है। नाउ बैक टू अवर क्वेश्चंस कि हम क्या कर रहे थे। अब मैं ना सबसे मेन अकाउंट पढ़ा रहा हूं आपको, जो सबसे मेन अकाउंट है वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आपके एनपीओ का। दैट इज दैट इज आपका, अच्छा पहले ये बता देता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस का, क्योंकि ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। आप सिंपल बात आपको मैं बता देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को या फिर प्रीपेड एक्सपेंस को आपको क्या करना होता है? एक्सक्लूड करना होता है। लेट्स से सैलरी थी आपकी, मैं आपको बहुत एग्जांपल दे चुका हूँ, सैलरी थी आपकी 20,000 रुपए की। अब इसमें आपके आउटस्टैंडिंग बचे हुए थे, अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के हैं तो आपको क्या करने हैं? ऐड करने हैं। करंट ईयर के सारे ऐड होते हैं, क्योंकि भाई आपको दिखाना होता है ना कि भाई हमारे इस साल का एक्सपेंस है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। बट अगर आउटस्टैंडिंग आपके प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो आपको क्या करने पड़ेंगे? सबके सब लेस करने पड़ेंगे। लेट से 5,000 के थे तो आपने वो लेस करने हैं। सिंपल बात है। आउटस्टैंडिंग में अगर आपका इस ईयर का आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है तो आपको ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो आपको माइनस करना है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका प्रीपेड है, लेट से प्रीपेड इंश्योरेंस है या प्रीपेड रेंट है, कुछ भी है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, लेट से 10,000 रुपए का है आपका, क्या प्रीपेड इंश्योरेंस है। अब आपका नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए है 2,000 रुपए, तो भाई माइनस करो, मेरा भी उस साल के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 12,000। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रहता नहीं है, प्रीपेड अगर पिछले साल का है तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा, खत्म कहानी। 12,000 रुपए और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने बीच में ले लिया। अब सबसे मेन अकाउंट आ रहा हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और इसके 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा एकदम जम के, आपको मजा आ जाएगा एकदम। सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ध्यान से देखना किस तरीके से बनता है, यहाँ फॉर्मेटिंग पूरी करी हुई है मैंने, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। सारी चीज आपको दिख रही होगी। यहाँ पर देखो 2BD और यहाँ पर बाय सीडी, ये बेटा एसेट साइड है हमारी, क्योंकि एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो अब ये आपको यहाँ देखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई? हमारी इनकम, एक तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन देते हैं, मेंबर जितने भी होते हैं वो हमें इनकम देते हैं। तो भाई क्या है? सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की हमारी क्या थी? बची हुई थी तो इस साल मिलेगी अपने को, इस साल मिलनी चाहिए। तो ये मैंने कहाँ शो कर रखा होगा? ये शो कहाँ कर रखा होगा? ये मैंने एसेट में, ये मैंने एज ए एसेट में आउटस्टैंडिंग के नाम से शो कर रखा होगा। ये मैंने कहाँ शो कर रखा होगा? अच्छा ये वाला, सॉरी, ये मैं कहाँ शुरू करूंगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, ठीक है। दोनों बातें क्लियर है। ये है एडवांस। ये अच्छा, ये मैंने बात कर ली आप लोगों से कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर है। ये क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों हो सकता है, मतलब पिछले साल का भी कुछ बाकी रह गया और इस साल का भी बाकी है, तो वो दोनों ऐड करके आपने यहाँ पर दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्रीवियस ईयर, आपको इस साल के लिए एडवांस मिला है कुछ, तो पहले ही मिल गया था, तो आपको क्या करना है यहाँ पर? अब ये क्या है? नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा, एनवाई मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए है। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस है, जो कैसे आ सकता है? या तो बैलेंस फिगर से आएगा या तो फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू फीस करके आता है। अब यहाँ पर आप सिंपल है, यहाँ पर बाइंग बाइंग आपको बता रखा है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो अच्छी बात है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, अभी मैं ले जा रहा हूँ आपको उन क्वेश्चन पे 2-3 तो मैं आपको सारी चीजें बता के ले आऊंगा। बेटा वहां पर ना कई चीजें प्लस माइनस करके सॉल्व करी हुई है, मेरा आपसे मानना है बिल्कुल भी इन चक्करों में मत पड़ना, प्लस माइनस के चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ना। आप सीधा सीधा इसका क्या बनाना? अकाउंट बनाना, और अकाउंट बनाकर इस पूरे के पूरे काम को करना आप, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे अकाउंट में आपको काम बना के करना है, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि करना कैसे आपको।
चलो इसके क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, मस्त मस्त क्वेश्चन है इसके, टेंशन मत लो एकदम। सब्सक्रिप्शंस के आ जाओ पहले, फिर मैं स्टॉक वाले पे आऊंगा आपको। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, यही क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। इलिस्ट्रेशन कहाँ से शुरू है इसकी, चलिए 11 से शुरू है, ध्यान से देखना शुरू करना। आपको बताया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, आपको सिंपल बताया हुआ है कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने लाख रुपए मिले हैं हमें, 1 लाख रुपए मिल गए हैं, यानी कि बैंक की एंट्री है। सिंपल अगर मैं अपना अकाउंट बनाना शुरू करूं, तो यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हुआ है इन्होंने, सब्सक्रिप्शन अकाउंट नीचे बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ बैंक में 1 लाख रुपए मैंने शो कर दिए, सेम हमारी फॉर्मेटिंग है। अब ध्यान से चलना, धीरे धीरे चलेंगे यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। तो आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपए और 40,000 रुपए, तो बेटा 20,000 रुपए तो शायद मेरा इस तरफ आना चाहिए और 40,000 रुपए मेरा इस तरफ आना चाहिए, मैंने लिख दिया। चलिए अच्छी बात है। फिर ये कह रहा है रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 रुपए 20,000 रुपए, तो बेटा 30,000 रुपए इधर आ गया, 20,000 रुपए इधर आ गया, खत्म कहानी, और कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ये 1 लाख भी शो है, सारी चीज आ गई। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं था, तो बैलेंस फिगर आ गई अपने अपने आप यहाँ पर। ये छोटा मोटा क्वेश्चन था, बैलेंस फिगर अपने आप आ गई। अब क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा बड़ा। क्वेश्चन बड़ा क्या आएगा, ये वाला इलिस्ट्रेशन 12 है, यही वाली है क्या शायद, जी यही वाली इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ना अपने टाइम पे भी देखी थी, तब से लेकर आज तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है सिंपल। तो आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ, इसको पढ़ लो। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख रुपए। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। मेरे पास ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको जो रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 21 लाख रुपए। रिसीव कितना हुआ है आपको, 21 लाख रुपए, जिसमें से 30,000 रुपए तो क्या था, फॉर द ईयर 2020 था, पिछले साल का था, और 40,000 रुपए क्या था आपका, नेक्स्ट ईयर के लिए था। तो बेटा आपको ये दोनों ही माइनस करने पड़ेंगे 21 लाख में से, तो मुझे लग रहा है। अगर आप सिंपल, मैं कहता हूं अगर आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते आप इसका अकाउंट बनाओ। आपका बैंक में कितना मिल गया मालिक, 21 लाख रुपए, तो चलो 21 लाख रुपए यहाँ शो कर दो। अभी आपने शो कर दिया बैंक में, कोई दिक्कत नहीं है। अब पिछले साल का आपको देखो, ये आपको अगले साल के लिए मिला है कितना, 40,000 रुपए, तो आपने यहाँ पर 40,000 रुपए एज एडवांस शो कर दिया, ये अगले साल के लिए मिला है आपको। आपको पिछले साल के लिए कितना मिल गया, 30,000 रुपए, कितना मिल गया पिछले साल के लिए, 30,000 रुपए, तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो इस साल मिला है, बाद में देखेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। ऑन 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 50,000 रुपए। भाई 31 मार्च 2021 को 50,000 रुपए अभी हमें नहीं मिले हुए, ये मैंने यहाँ शो कर दिए कि भाई इस साल का ये क्या है, क्लोजिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020 को 60,000 रुपीज का हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा हुआ था। देखो दो आपको आउटस्टैंडिंग बताए हुए हैं, एक तो आपको क्लोजिंग बताया हुआ है 31 मार्च 2021 को, और एक ओपनिंग बताया हुआ है, दोनों के क्लोजिंग। आपकी क्लोजिंग कितने थे, 50,000 के, ओपनिंग कितने आउटस्टैंडिंग थे, 60,000 के। अब ओपनिंग आपके 60,000 के आउटस्टैंडिंग थे, और आप ध्यान से देखोगे तो 30,000 रुपए आपको मिले हैं इस साल, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है। तो कितने हो गए, 60 माइनस 30 हो कितने गए आपने, 30,000, यही वो है ना। आपके सिंपल देखोगे तो 30,000 रुपए हो रखे। अब यहाँ पर आपके यहाँ जो 30 आपने शो करे वो गलत बनेंगे कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर खुद क्वेश्चन बता रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020 कितने थे, 60,000। तो यहाँ पर कितना शो करूं मैं, यहाँ पर जल्दी आओ, यहाँ पर शो कितना करूंगा मैं, अब इसको सही करूंगा ना, मैं करेक्ट करूंगा, तो इसको सही करने के लिए मैं यहाँ पर शो कर दूंगा कितना, 60,000 रुपए। इस 60 में से 30 मिल गए मेरे को, ठीक है। अब सिंपल मेरे बात ध्यान से सुनना, इस 50,000 में से इस ईयर का कितना है, तो देखो अब इस 50,000 का ब्रेकअप करोगे तो 30,000 तो इसमें क्या है, अभी भी प्रीवियस ईयर का है, और करंट ईयर का कितना है, 20,000 रुपए है, ये आपने शो कर दिया सारा का सारा। अब आपको बताने के एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, सिंपल अपना आंसर निकलेगा। देखो इन्होंने भी सेम करा हुआ है, 21 लाख रुपए में से इन्होंने पहले ये दोनों अमाउंट हटा दिए, 30,000 और 40,000। 30,000 रुपए आपका करंट प्रीवियस ईयर के लिए था, 40,000 रुपए आपका नेक्स्ट ईयर के लिए था, दोनों इन्होंने माइनस कर दिए। कितना बचा अपना, 20,30,000 रुपए। अब आपको ये ऐड करना है आपने, क्यों करा आपने, आप सिंपल समझो ना, बैलेंस शीट फिगर निकालोगे तो भी यही निकलेगा आंसर, बट आपको मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। सिंपल है, 21 लाख में से अगर आपने ये दोनों बैलेंसेस माइनस कर दिए, कितने बैलेंसेस माइनस कर दिए आपने, ध्यान से देखना, 30,000 और 40,000 इन्होंने माइनस कराया ना आपसे, 30,000 और 40,000 माइनस कर दिया। तो इस साल की करंट थी 20,30,000 रुपए। अब इस 20,30,000 रुपए में ये कह रहा है कि 20,000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है इस साल का, तो ऐड करोगे। और अगर आप इसको चेक करोगे, मैं इसको चेक करा देता हूँ कितना आ रहा है, 20,50,000। तो अगर आप इधर ऐड करोगे तो इधर आपका आंसर आ रहा है 21,50, अच्छा सॉरी 21 लाख, और इसमें आप ऐड करोगे बेटा 30,000 रुपए, और आप ऐड करोगे इसमें 20,000 रुपए, तो 21 लाख 15, ठीक है, 30,000 रुपए और वो आ रहा है आपका 50, एक मिनट, 21 लाख 30,000 और 20,000, ठीक है, आपका आंसर आ रहा है।
और अगर आप इसमें से 1 लाख माइनस करोगे तो 2,50,000। बेटा आपका आंसर पूरा का पूरा आ रहा है। अगर आप देखोगे इसी अकाउंट से बना के देखोगे तो पूरा का पूरा आंसर आपका आएगा 2,50,000 कह रहा हूँ, सॉरी माय बैड, 20,50,000 रुपए आपका आंसर आएगा आएगा आएगा। आप इस तरीके से करना। ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। अपने को जो समझ आए अपने लिए वो अच्छा है, खत्म कहानी। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए करवाया था, बच्चे ने ही पूछा था किसी बच्चे ने। अच्छा, मैं जो अभी बता रहा था ना मल्टीप्लाई करके आता है, तो देख लो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 यहाँ पर आपको स्पेशली क्वेश्चन बता रहा है कि 450 मेंबर्स से और एनुअल सब्सक्रिप्शन थी ₹500। तो भाई ₹500 के हिसाब से इन्होंने निकाल लिया ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाना चाहिए, तो 2,25,000 ही गया होगा। देखो मिले ना मिले वो बात की बात है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बुक क्या होगा, पूरा का पूरा होगा। ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमेशा करके रखना। इसको तगड़ा बना के रखोगे तो ही आगे बात बनेगी। इलस्ट्रेशन 15 मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है, ध्यान से देखना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है, पूरा का पूरा 3,50,000 रुपए। यहाँ पर 385 शो कर रखा है, बाद में देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एट 31 मार्च 2020 was 35,000 आउट ऑफ रुपीज 5,000 was नॉट रिसीवेबल हैंस। अब मेरे ध्यान से सुनो, ओपनिंग का आपको बता रहा है 35,000 रुपए, जिसमें से 5,000 अभी भी नहीं मिला। तो अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में 5,000 रुपए अभी भी शो करके रखो, बाकी बाद में देखूंगा मैं। ओके, ऑन दैट डे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंडेड 31 मार्च 2021 कितने रुपए का मिला आपको, 20,000 रुपए का। तो बेटा ये आपको ओपनिंग बता रहा है ना 31 मार्च 2020, 20,000 रुपए का। चलिए मैं देख लूं बैलेंस कब का है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, 20,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन टिल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2031। अच्छा ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर एक चीज की गलती हो रखी है, या फिर क्वेश्चन मैंने सही से नहीं पढ़ा। अच्छा, 31 मार्च 2021 का क्वेश्चन है। अब आपको सिंपल क्वेश्चन ने ये चीज बता दी कि भाई यहाँ पर क्या है, 35,000 रुपए आपके वहां पर मिले, वो तो मैंने चीज रिकॉर्ड कर ली यहाँ पर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने पढ़ने में गलती कर दी थी। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन खुद लिख के देख रहा है कि सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 60,000, तो यानी कि 55,000 रुपए तो यहाँ पर इस साल का है, और 5,000 पिछले साल का, 60,000 आपने यहाँ शो कर दिया। ये रिसीव्ड वाला आपका शो है। आपके जितने भी अमाउंट शो हो रहे हैं ये देख लो, 20,000 रुपए आपका क्या था अभी आउटस्टैंडिंग थे, तो आपने यहाँ लिख लिया। और ये कब थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 31 मार्च, इस साल के लिए पहले से रिसीव हो रखे थे, तो 20,000 रुपए। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी थी। ये राइट ऑफ आपने क्या करा, अब मैं ये बता देता हूं आपको। यहाँ जो मैंने 5,000 शो करे हुए हैं ना, आपने इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आ जाओ, विच रुपीज 5,000 वॉज नॉट रिकवरेबल हैंस। ये जो मैंने यहाँ शो करा है ना 5,000, ये गलती से मैंने शो करा है, आपको शो नहीं करना है। इस 5,000 को आप यहाँ से काट कर सीधा आपने कहाँ दिखाना है, कि आपने इसको कहाँ दिखा दिया है, राइट ऑफ कर दिया। तो 5,000 आपने राइट ऑफ करे, तो यानी कि अब इस साल का कितना है, पूरा का पूरा 60,000 रुपए इस साल का है। बाकी अगर आप ये 30,000 रुपए देखोगे तो ये आपका क्या आ रहा है भाई, इस साल का एडवांस आ रहा है। अब ये इस साल का एडवांस कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये रहा ना, देखो ना, इस साल का एडवांस हमने 30,000 शो कर दिया, 3,70,000 रुपए आपकी बैलेंसिंग फिगर थी। ऐसे क्वेश्चन जरूर करना, ये क्या कहते हैं राइट ऑफ वाले, ठीक है। ओके, इसके बाद और कोई क्वेश्चन इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं अपने लास्ट और अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, जो इसको खत्म करके मैं खत्म करूंगा इसके पूरे चैप्टर को। ओके, ये हमारा हो गया। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मैं बता रहा था आपको। सिंपल है, आपको ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंजम्पशन डालनी होती है कि स्टॉक कितना कंज्यूम हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करके। तो वो निकलता है, हमेशा आपको 2 अकाउंट साथ बनाने होते हैं, स्टॉक और दूसरा मैंने लिखा हुआ है क्रेडिटर अकाउंट। फॉर्मेटिंग आपको हमेशा से पता होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर एफएस का भी क्वेश्चन करा होगा क्लास 11 में, और नहीं भी करा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक का देखो बेटा, सबसे पहली बात है ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, जाहिर सी बात है। अगर कोई चीज आपने कैश में खरीदी है तो यहाँ पर आएगा, कोई चीज आपने उधारी में खरीदी है तो यहाँ पर आएगा। आ रहा है ना दोनों में, परचेस अकाउंट तो डेबिट ही होता है, और यहाँ पर अगर कोई चीज आपने कंज्यूम करी है तो यहाँ पर आएगा। अब आपको ये दोनों अकाउंट बनाना सिखाए इसलिए गए हैं ताकि आप कोई चीज बैलेंस में फिगर कर सको, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट देखो, इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर बढ़ेंगे कब, जब आप उससे परचेस करोगे, घटेंगे कब, जब आप उसकी पेमेंट कर दोगे। ये अकाउंट है बहुत सरल, बट आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखना, क्योंकि इसके बाद अपने पास कोई क्वेश्चन बचे नहीं है, फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन हिट करने सारे के सारे। आपको मैं क्वेश्चन दिखाने चला हूं, आपको मैं दिखाता हूं क्वेश्चन इसमें। जी, आपको मैं क्वेश्चन दिखाने चला हूं, आ जाओ। अच्छा, ये बाकी ना ये चीजें लिखी हुई है, ओनेरियम, रिमेन्यू एक्सपेंस, ये सब आप देख लेना। ये सारी चीजें ना बेटा आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। इसी के बाद इलस्ट्रेशन 17 शुरू हो रहा है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड। कितनी डेबिटेड करोगे ये बताओ भाई। स्टॉक ऑफ मशीनरी कितनी थी, 15,000 रुपए। एंड में कितनी थी आपकी, 2,500 रुपए। अब अगर इसका अकाउंट बनाओ ना आप लोग, सीधा अकाउंट बना लो आप इसका, मेरे 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 भरोसे बैठो ही मत ना तुम लोग। 15,000 रुपए, और एंड में कितना बचा हुआ है, 2,500 रुपए। तो आपने पेमेंट कितनी करी है फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, 54,000 रुपए। तो अब ध्यान से देखो, 54,000 में से 15,000 आप ऐड करो, 54,000, 15,000 आप ऐड करो,
माइनस करो बेटा आप कितना 2500 रुपए, तो ये आ रहा है 66,500। खत्म कहानी। आप अकाउंट बनाओ, जो मैंने अभी अकाउंट दिखाया ना, आप अकाउंट बनाओ बेटा। आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, आप नहीं कर पाओगे। आप सीधा टेक्निकल टर्म को पकड़ो। अब जैसे ये अकाउंट मैं ऐसे बनाऊं, मेरे बस की नहीं है, मैं बना लूंगा, आप लोग नहीं बना पाओगे। मैं तो सिंपल कहता हूं, मैं और आप एक ही है, मेरी भी बस की नहीं है। खत्म कहानी। अब देखो यहाँ पर ये 2 अकाउंट बनाने हैं आपको, मैं रफली बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी ध्यान से देखना। मैं रफली बना रहा हूँ, टाइम सेव कर रहा हूँ अपना। ऊपर स्टॉक है, नीचे क्रेडिटर है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 50,000। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 50,000 है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मशीनरी 45,000 मोर देन कितना है ओपनिंग स्टॉक, तो कितना होगा? 95,000। खत्म कहानी। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 2 लाख रुपए। भाई आपने 2 लाख रुपए का तो कैश में खरीदा है माल। अमाउंट पेड कितना है? 2 लाख रुपए। ओपनिंग क्रेडिटर्स, अच्छा मैं बता देता हूँ, 20,000 रुपए। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने आपके? 20,000 रुपए। 50% ऑफ द ओपनिंग क्रेडिटर यानी कि 10,000 रुपए के आपके क्या है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। अब मेरी बात ध्यान से एक सुनना, कई बच्चे यहाँ पर अप्रोच लेके चलते हैं कि 2 लाख रुपए हमने यहाँ पेमेंट करी है। मैंने कहा देखो, आपको अगर यहाँ पर पेमेंट करनी है ना, आप क्रेडिटर और ये अकाउंट साथ बना रहे हो, तो आप यहाँ कंसिडर मत करो कि आपने पेमेंट करी है। ये कंसिडर करो कि आपने पेमेंट क्रेडिटर्स को करी है। आपने पेमेंट किसको करी है? क्रेडिटर को। और क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो आप यहाँ लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे ना, तो क्रेडिटर को पेमेंट कितनी करी है आपने? 2 लाख रुपए। सिंपल बात है। आपने क्रेडिटर को पेमेंट कितनी करी? 2 लाख रुपए। क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, क्रेडिटर अकाउंट से बैलेंस निकल सकता है स्टॉक परचेज का, बट स्टॉक अकाउंट से कभी भी बैलेंस नहीं निकलेगा कि क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करी है हमने, क्योंकि वहां से तो हमें वो वाला बैलेंस चाहिए ना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला। तो स्टॉक से कभी भी क्रेडिटर का बैलेंस नहीं निकलेगा, पर क्रेडिटर से स्टॉक का बैलेंस निकल सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था 2 लाख और 10,000, 2,20,000 रुपए। तो अब यहाँ पर माइनस करोगे तो 1,90 आ गया। अब 1,90 को आप यहाँ ले जा सकते हो। क्रेडिट परचेस है 1,90,000 की। अब 1,90,000 में आप 50,000 ऐड करोगे और माइनस करोगे बेटा 95,000 रुपीज, तो ये आपका आंसर दे रहा है 14500। आप करके देख लेना, यहाँ पर बैलेंस शीट करा रही होगी आपकी 194,000 1,45,000 रुपए। और क्वेश्चन करके देखो मालिक, ऐसे नहीं पता चलता। और क्वेश्चन करके देखो, और क्वेश्चन करके देखो। अब यहाँ पर सिंपल है, आ जाओ बनाना शुरू करो, खत्म करो। दोनों अकाउंट बनाओ, रफली बना रहा हूं मैं तो। ठीक है, स्टॉक ही दे रखा है ना। हाँ ठीक है, स्टॉक कितना है? 30,000 रुपए। ओपनिंग डाला। क्रेडिटर्स कितने दे रखे भाई? ओपनिंग 20,000 रुपए। डालो डालो डालो। अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 1,08,000 रुपए। बेटा बेवकूफ हो गए अगर आप ऊपर डालोगे, नीचे डाल लो, नीचे डाल लो। स्टॉक ऑफ मशीनरी कितना दे रखा है? 5,000। ओहो स्टेशनरी, सॉरी सॉरी मालिक सॉरी। क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं आपको? क्रेडिटर्स दे रखे हैं 13,000 रुपए। अगेन निकल गया बैलेंस। अब और क्या दे रखा है? कुछ भी नहीं दे रखा। 1,08,000 में आप लोग 13,000 ऐड करोगे, आंसर विल बी 1,21,000। उसमें से 20,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? 1,01,000। ठीक है, इसको डालोगे यहाँ पर कि भाई आपने क्रेडिट परचेस करी है 1,01,000 की। अब 1,01,000 में तुम 3,000 प्लस कर दो और 5,000 माइनस कर दो, आपका कंजम्पशन आ रहा है 1,26,000 1,26,000। आप इस तरीके से करो ना। बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि पता नहीं क्या दे दिया क्या दे दिया। अल्टरनेटिवली नहीं, यही ऑप्शन बेस्ट है, यही ऑप्शन बेस्ट है। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, कितना दे रखा है बताओ? 80,000। कितना दे रखा है क्लोजिंग? 60,000। पर जल्दी जल्दी बनाओ। 1,10,000। कितना दे रखा है क्लोजिंग? 90,000। उल्टा करा है मैंने, 80 60, इसका उल्टा कर दिया मैंने। 1,10,000 और ये 90,000। अब ध्यान से देखना, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितने की परचेज करी आपने? 4,70,000 की। तो अब यहाँ पर परचेज आ गई डायरेक्टली, 4,70,000 की परचेज आ गई। अब इनका अगेन गलती कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यों डाल रहे हो यार? आप यहाँ पर डाल ही क्यों रहे हो 4,70,000 की कंजम्पशन को? अगर यहाँ पर डाल दोगे तो यहाँ पर बैलेंस नहीं आएगा। अब देखो मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। 4,70,000 रुपए प्लस 80,000 रुपए करोगे और माइनस करोगे 60,000 रुपए, तो 490 का आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर आप बात समझो, यहाँ पर आप बात समझो, 490 शो कर दिया, तो क्रेडिटर अकाउंट का क्या हाल रहा होगा? मैंने कहा देखो आप सिंपल समझो, यहाँ पर अब हिडन इंफॉर्मेशन थी। किस चीज की हिडन थी? आपने खुद ही बता दिया कि स्टेशनरी परचेज कितनी करी है? 470 की। अब 470 में अब मैं आपको बैलेंस दिखा रहा हूं निकाल के। ये कितना हो गया? 470, 470 और 80 हो गया आपका, माइनस करोगे 60 तो 490। ये 490 आ गया आपका। अब आपने परचेज पता कहां से दिखानी है? आपको यहां से दिखानी है। कैश में दिखा देता हूं ना। 470, 470 अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस चाहिए तो वही बता रहा हूँ। 470 की खरीदी थी, 9,000 रुपए था ना आपका बैलेंस, 90,000 था। और आपने 1,10,000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो 450 की आपने पेमेंट करी है। और पेमेंट मेरे ख्याल से यहाँ शो नहीं कर रखी होगी, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिटर्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड इन इट एंड देयरफॉर नो ट्रीटमेंट गिवन इज गिवन टू द क्रेडिटर्स। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, अब क्वेश्चन देख लो। एडवांस पेड फॉर द मेडिसिन, ये सारे अकाउंट्स आपको बनाने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडवांस पे करा हुआ है, आपको एडवांस अकाउंट बना लेना। साथ साथ देख लेते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या करा हुआ है इन्होंने।
उन्होंने सिंपल ये सारी चीजें करी हुई है, आपको कुछ नहीं करना। ये देखो भाई, सबसे प्यारा अकाउंट क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट बना लो, क्रेडिटर्स अकाउंट बना लो, आपका सीधा का सीधा सारे के सारे आंसर आएंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें जो कराना रह गया है मेरे को, वो मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी रह गया, क्योंकि इसमें ऑल ऑन एन एवरेज सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट करा दिया, मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग करा दी, मैंने आपको 2-3 चीजें और भी करवा दी है इसमें, जो जो मेरे को करवानी थी इसमें। अब इसके फुल प्लस क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे खुद ट्राई। मैं इसके लिए लेके आऊंगा आपकी क्या कहते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो ऑब्वियसली मैं जो जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में आपके संग कवर करूंगा। आज मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, कल हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे विद क्वेश्चन, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थोड़ा सा सेशन लंबा हो चुका है, बट कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़िए, समझ आएगा आपको सारी चीज, इस चीज की मेरी गारंटी है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।